या भारी सब्जेक्ट्स। तो ऐसे में जो है ना, ये लास्ट चांस है हमारे पास कमती लॉ से फिर से दोस्ती करने का। ये नहीं ना चल रहा, ये नहीं चल रहा, ना लगाएं। उन्होंने कहा छोड़ दें, ख़त्म कर दें, ताकि क्रैश को जो है ना चौथे दिन ही फुस हुआ हो। मैं बड़े जोशो खरोश से तकरीरें किया करता था, लेकिन मेरे गले में पूरे सेशन से इन्फेक्शन चल रही है, बड़ी ख़तरनाक। मैं 4 दफ़ा एंटीबायोटिक का कोर्स कर चुका हूँ। सलूशन ये है कि डॉक्टर कहते हैं रेस्ट द वॉइस। तो मैं उनसे कहता हूँ भाई ये तो धंधा है हमारा, मतलब आवाज़ बंद हो गई तो हाँ, आप धंधा बंद करने के चक्कर में। तो वो फिर कहते हैं कि अच्छा चलें थोड़ी सी एहतियात ज़रा ज़्यादा कर लें ताकि देर तक आप धंधा कर सकें। जी, क्या आवाज़ क्लियर है? जब शदीद मजबूरी बन जाती है और डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रही होती है तो मैं खुद इसको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी नहीं चाहता कि आप तकलीफ़ में आए। लेकिन ये है कि जब तक बचत हो सके। तो आप लोगों ने एक अदद चैप्टर देखा, भाई कुछ कहना तो नहीं चाह रहे? नहीं, आपने जो है वो एक चैप्टर देखा। चैप्टर में हमने वो सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जो असल में उस चैप्टर के होने चाहिए थे, और जब अगले चैप्टर की बातें शुरू हो गई तो हमने थोड़ी सी ब्रेक लगा ली थी। आज हम उन बातों को कनेक्ट करते करते अगले चैप्टर में इंशाल्लाह ताला एंटर हो जाएंगे और फिर चीज़ों को थोड़ा कम्प्रीहेंसिव वे में लेके चल रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। अगर मुझसे पूछा जाए कि जी कंपनी का क्या प्रोसेस होता है, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन का, कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है, कंपनी कैसे बनती है, तो चैप्टर 2 कुड टॉक अबाउट इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, लेकिन चैप्टर 1 के एंड पे डिस्कशन शुरू कर दी। हालांकि चैप्टर 1 था टाइप ऑफ कंपनीज वगैरह को डील करता हुआ, इंट्रोडक्शन था कंपनीज का। तो इसलिए हम उस कहानी को शुरू से लेके आगे तक चलेंगे। सबसे पहले कंपनी क्यों रजिस्टर होती है? इसलिए रजिस्टर होती है कि उसको लिमिटेड लायबिलिटी मिलती है। क्यों रजिस्टर होती है? इसलिए रजिस्टर होती है कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन सम टाइम इसलिए रजिस्टर होती है कि मजबूरी होती है रजिस्टर होना। लॉ ने कह दिया होता है, लॉ कहता है खबरदार अगर आप 20 बंदों से ऊपर चले गए, अगर आप 20 बंदों से ऊपर चले गए तो आपको कंपनी बनानी पड़ेगी। तो सम टाइम खुशी से और सम टाइम मजबूरी में आप कंपनी बनाते हैं। पहले देखते हैं कि आप मजबूरी में कंपनी क्यों बनाते हैं, फिर हम देखते हैं कि जो खुशी से कंपनी बना रहे होते हैं वो किस तरह से कंपनी बना रहे होते हैं, मजबूरी वाली कंपनी। सेक्शन का नाम क्या है? ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर सर्टेन एसोसिएशन एज। ऑब्लिगेशन मजबूरी, लायबिलिटी जिम्मेदारी। आप पे ऑब्लिगेशन है कि आप कुछ खास तरह की एसोसिएशन को एज कंपनी रजिस्टर करवाएं। वो कौन सी खास तरह की हैं? कानून कहता है कि 20 से ज़्यादा अगर लोग मिलजुल के कोई भी पार्टनरशिप या ग्रुप ऑफ पर्सनस चला रहे हैं किसी भी बिजनेस को, तो उन पे वाजिब है कि वो लाजमी रजिस्टर हो जाए एज आ कंपनी। अगर 20 से ज़्यादा लोग मिलजुल के एक बिज़नेस कर रहे हैं तो उन पे ज़रूरी क्या है कि एज आ कंपनी रजिस्टर हो जाए। ये कहते साथ ही उनको याद आया कि कुछ जगह पे ये रूल वैलिड नहीं है। 4 एक्सेप्शंस है। एक एक्सेप्शन ये है कि अगर एक जॉइंट फैमिली हो और वो अपना जॉइंट फैमिली बिजनेस कर रही हो, भाई एक ही फैमिली है, उसी का फैमिली बिजनेस है, उसी के सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, भले 70 लोग इन्वॉल्व हो। भाई एक फैमिली है, वड़ाइचों की फैमिली है। अब वो वड़ाइचों की फैमिली में जनाब 70 अफराद हैं, दादा, चाचे, मामे, ताए, सब के सब वड़ाइचे और सब के सब उस कंबाइंड फैमिली बिजनेस में है। तो ये घर का मामला है, इसमें ना बाहर के लोग इन्वॉल्व हैं ना उनके ज़्यादा राइट्स इन्वॉल्व हैं। तो जॉइंट फैमिली अगर जॉइंट फैमिली बिजनेस कर रही है तो ये 20 वाला रूल उस पर अप्लाई नहीं करेगा। आप बेशक 70, 100, 150 बंदों पे काम कर रहे हो, आपको कंपनी नहीं बनानी। देन वो कहते हैं अगर 2 या 2 से ज़्यादा जॉइंट फैमिलीज हो और उनका जॉइंट वेंचर हो, 2 या 2 से ज़्यादा जॉइंट फैमिलीज हो और उनका आपस में जॉइंट वेंचर हो और वो जॉइंट वेंचर के मिला के 20 से ऊपर मेंबर्स जा रहे हो, तो उन्होंने कहा अगर 20 से ऊपर मेंबर्स जा रहे हैं बच्चों को काउंट करके, तो ज़रा बच्चों को निकाल के गिनती करें। अगर बच्चों को निकाल के गिनती 20 के नीचे नीचे रहती है तो फिर उनको कंपनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो फॉर एग्जांपल वड़ाइचों की फैमिली और टिवानों की फैमिली, वड़ाइचों की फैमिली में थे 15 बंदे, 5 बच्चे थे, 10 बड़े थे, और दूसरे कौन थे? टिवाने। टिवानों की फैमिली में जो है वो 18 लोग थे, जिनमें से 12 बड़े थे और 6 बच्चे थे। अब 12 बच्चे थे और 6 बड़े थे। तो जब इनको कलेक्टिवली देखा तो 6 उनके बड़े और इनके कितने बड़े थे? 10। 6 और 10 जुड़े 16। बच्चों को ऐड करें तो 20 से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन बच्चों को हटा के काउंट कर रहे हैं तो अलाउड है। इसलिए मैंने एग्जांपल दी है कि इसके ऊपर सिनेरियो सा बनाने की कोशिश कर सकते हैं वो कि आपको एक एग्जांपल दे दें जिसमें इस तरह से 2-3 फैमिलीज़ का मर्जर कर दें, तो फिर आपने बच्चों को साइड पे करके देखना है कि क्या 20 के अंदर अंदर रहती है कहानी या नहीं।
फिर हम कहते हैं कि वो सेटअप जिसको पाकिस्तान के किसी और लॉ में रजिस्टर होना है, फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप ऑफ पर्सन और बैंकिंग कंपनी का लॉ कहता है खबरदार तुम लोग बैंक रजिस्टर करा लो, एक ग्रुप ऑफ पर्सन उनको कोई और लॉ कहता है खबरदार आप इंश्योरेंस रजिस्टर करा लो। तो अगर पाकिस्तान के किसी और लॉ में वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो फिर उनको कंपनी लॉ में रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप के लॉ में अगर रजिस्टर हैं तो भी उन्हें कंपनी के लॉ में रजिस्टर होना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप के अलावा बाकी किसी भी लॉ में अगर आप रजिस्टर हैं तो फिर आप पे छूट है ये 20 वाले रूल की। आखिरी एक्सेप्शन है इसमें प्रोफेशनल्स की। 20 से ज़्यादा प्रोफेशनल्स अगर इकट्ठे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बैंकर्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल वो होते हैं जिनका कोई खास प्रोफेशन होता है और वो पब्लिक प्रैक्टिस करते हैं, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोफेशनल्स की अगर पार्टनरशिप 20 से ऊपर चली जाए तो लॉ ने उसको आज़ादी दी हुई है, उसके लिए रजिस्टर होने की शर्त नहीं है। तो कहने का मतलब है 20 से ज़्यादा बंदे जब भी पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे होंगे, इन 4 सेटअप के अलावा उनके लिए ज़रूरी है कि वो कंपनी बना लें। जी प्रोफेशनल्स के केस में कोई स्पेसिफिक लिमिट है कि इससे ऊपर नहीं जा सकता? नहीं, जब हमने कह दिया 20 से ऊपर और हमने ऊपर की लिमिट नहीं बताई तो बस वो लॉ में ये चीज़ बड़ी मज़ेदार है कि जितना उसने बता दिया उससे ज़्यादा फिर हम जा नहीं सकते। जो रिस्ट्रिक्शन उसने कही याद रख लेंगे, जो नहीं बताई उस पर परेशानी नहीं होंगे। तो मैक्सिमम की इसने कोई लिमिट नहीं बताई प्रोफेशनल्स के केस में। तो ये सेटअप होगा तो आप रजिस्टर आपको लाजमी करना पड़ेगा, ये तो मजबूरी है। उसके अलावा कई दफ़ा आप रजिस्टर होते हैं अपनी खुशी से, आप चाहते हैं कि हम रजिस्टर हों। जब आप रजिस्टर होते हैं तो एक पूरा फिनोमेना चलता है, उस फिनोमेना की डिस्कशन करते हैं और उस फिनोमेना के इर्द गिर्द जो है ना पूरा चैप्टर हमारा चल रहा होगा। कुछ प्रोमोटर्स होते हैं, प्रोमोटर्स वो जज्बाती जोशीले नौजवान होते हैं जो चाहते हैं कि हमारा खुद का कोई बिजनेस हो, हमारी कंपनी होनी चाहिए। हर वो तमाम अफराद जो चाहते हैं कि हमारी खुद की कंपनी हो वो प्रोमोटर्स हैं। एक फैमिली बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है और आप चाहते हैं ये कंपनी बन जाए, तो फैमिली बिजनेस करने वाले सारे लोग प्रोमोटर बन जाएंगे। 6 दोस्त मिलके सोच रहे हैं कि हम कल को एक कंपनी बनाएंगे, तो 6 के 6 दोस्त प्रोमोटर हैं। अपने एक दोस्त से लीगल एडवाइस ली, उसने इनको मशवरे दिए, हेल्प की, वो भी प्रोमोटर है। किसी से पैसे पकड़े, उसने इनका साथ दिया, वो भी प्रोमोटर है। प्रोमोटर का मतलब है हर वो शख्स जो किसी नई कंपनी की रजिस्ट्रेशन के वक्त सपोर्ट करता है वो प्रोमोटर है। ये प्रोमोटर इकट्ठे होंगे, ये बड़े जज्बाती होकर सबसे पहले एक नाम चूज़ करेंगे और नाम चूज़ करने के बाद एक दफ़ा रजिस्ट्रार वगैरह से पूछ लेंगे कि इस नाम में कोई मसला तो नहीं है। अगर ये नाम चूज़ करते हैं और उस नाम में कोई मसला नहीं है तो स्टेप 1 हो गया है। कंपनी रजिस्टर कराने के लिए सबसे पहले आपको नाम चाहिए। अगर नाम नहीं है तो ज़ाहिर है कंपनी कैसे रजिस्टर कराएं, कंपनी को एक शनाख्त तो चाहिए। तो सबसे पहले ये प्रोमोटर्स जो है एक अच्छा सा नाम चूज़ करेंगे। जब ये नाम चूज़ कर लेंगे तो अगर ज़्यादा से आने हुए तो रजिस्ट्रार वगैरह से, अथॉरिटी से कहेंगे कि भाई ये नाम हमारे लिए रिज़र्व कर दो, हम अभी बाकी डॉक्यूमेंट्स पूरे कर रहे हैं। ज़ाहिर है कंपनी बनानी है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो बनाने हैं। तो नाम अगर अच्छा लगा है आप उसको 60 दिन तक रिज़र्व करवा सकते हैं अपने लिए। रिज़र्व करवा लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप बनाएंगे 2 डॉक्यूमेंट। एक का नाम होगा मेमोरेंडम, एक का नाम होगा आर्टिकल्स। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी की शनाख्त बता रहा है। जब कुछ लोगों ने कंपनी बनानी है तो ऐसा नहीं होगा कि उसका नाम चूज़ करें और अपने बिल्डिंग के बाहर तख्ती लगा दें उस नाम की और कहें इस बिल्डिंग में फ़लाना कंपनी है। कंपनी ऐसे नहीं बनती, कंपनी बनती है कुछ कागज़ रजिस्टर कराने से। वो क्या कागज़ हैं? 2 मेन कागज़ हैं, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। मेमोरेंडम है आपका शनाख्ती डॉक्यूमेंट, आपकी कंपनी का ID कार्ड। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का कौन से सूबे में रजिस्टर हुई है, कितना शेयर कैपिटल है, कंपनी के मोटे मोटे कवायद इसमें आते हैं। 1-1.5 सफ़े का डॉक्यूमेंट है। देन आर्टिकल्स एक और डॉक्यूमेंट जिसमें आप डिटेल रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं कि ये कंपनी कैसे चला करेगी, ये कंपनी क्या किया करेगी, ये अपनी कार्रवाइयाँ किस तरह से एग्जीक्यूट किया करेगी। तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ये 2 डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। ये 2 डॉक्यूमेंट्स के साथ दे देंगे एक अदर डेक्लेरेशन, एक हल्फिया बयान दे देंगे कि हमने तमाम रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया है और हम समझते हैं कि हम जो कंपनी बना रहे हैं हम कंपनी लॉ की पासदारी करेंगे। ये सारी चीज़ें उठाएं और जमा करा दें मिस्टर रजिस्ट्रार को और रजिस्ट्रार से कहें कि भाई देखो आपने कहा था कि कंपनी के लिए कुछ कवायद ज़रूरी हैं, ये हमारे कवायद हैं, इसमें हमने सारी बातें कर ली हैं, तो आप हमारी कंपनी को रजिस्टर कर दो। अगर तो रजिस्ट्रार को आपके दिए गए कवायद अच्छे लगे, आपकी सारी बातें उसे समझ आ रही हुई, तो वो आपकी कंपनी को रजिस्टर कर लेगा और जब वो रजिस्टर कर लेगा तो आपको एक सबूत देगा कि आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई है। उसको हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर वो आपको ओके कर देगा, अगर वो ओके नहीं करेगा तो वो आपको रिफ्यूज़ कर देगा। रिफ्यूज़ करेगा तो आपको डेफिशिएंसी बताएगा,
प्रॉब्लम बताएगा, कहेगा आपकी एप्लीकेशन में क्या खामी है, आपके नाम में मसला है, आपके मेमोरेंडम में फलाना मसला है, आर्टिकल में फलाना मसला है, आपकी डिक्लेरेशन में फलाना मसला है, आपकी नंबरिंग में ये मसला है, कोई भी एतराज़ वो लगा देगा उन लोगों पर। तो वो एतराज़ ठीक करके आप दोबारा से भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि वो आपके साथ पर्सनल हो रहा है और जान के आपको रजिस्टर नहीं कर रहा, तो आप इसके अगेंस्ट जो है, यानी कि आप रीअप्लाई की तरफ तो जा ही सकते हैं, आप SCCP की तरफ अपील भी कर सकते हैं और SCCP को शिकायत कर सकते हैं कि देखें जी आपका रजिस्ट्रार हमें तंग कर रहा है, हमें सही से रजिस्टर नहीं होने दे रहा। अगर आपको रजिस्टर कर दिया गया तो ये वो दिन है जब कंपनी मारज़ वजूद में आई है, ये ऊपर कोई भी ऐसा दिन नहीं था। तो अगर एक MCQ है, उसमें क्या कुछ लोग हैं, सब प्रोमोटर्स हैं, उन्होंने नाम शाम सेलेक्ट किया, मेमोरेंडम और आर्टिकल बना के रजिस्ट्रार को जमा करा दिया, तो बताओ कंपनी रजिस्टर हो गई? आप कहेंगे नहीं। जब रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा तो ये कंक्लूसिव एविडेंस है कि कंपनी रजिस्टर हुई है। अब जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा तो इसका मतलब क्या क्या है? कंपनी रजिस्टर हो गई। कंपनी के जो सब्सक्राइबर्स थे, जो बानियान थे, इन 2 डॉक्यूमेंट्स के नीचे आप क्या करते हैं, जितने भी बानियान हैं उनके नाम पते और उनकी सारी डिटेल्स दे देते हैं। तो कंपनी रजिस्टर होने का मतलब ये है कि ये कंपनी अपने तमाम बानियों समेत रजिस्टर हो गई है। अब ये उन्होंने नोट कर लिया कि ये कंपनी और ये कंपनी के 5-6 मेन लोग हैं जो कि कंपनी को चला रहे हैं। फिर आपने उस वक्त उन्हें बताया होगा कि जब हमारी कंपनी बनेगी तो हमारे पहले पहले डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह कौन होंगे। तो जिन जिन लोगों का आपने नाम लिया वो ऑटोमेटिकली अपॉइंट हो जाएंगे, कंपनी कानूनी तौर पर वजूद में आ जाएगी। इस दिन कंपनी और कंपनी के सब्सक्राइबर 2 अलग अलग लोग हो जाएंगे। प्रोमोटर्स के लिए नया वर्ड इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा, सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर का मतलब है वो तमाम लोग जिन्होंने साइन किए हैं, सब्सक्राइबर्स में आपके वो दोस्त शायद नहीं आएंगे जिससे आपने लीगल एडवाइस ली थी। शायद वो भी ना आए जैसे आपने पैसा पकड़ा था और बाद में पैसा वापस भी कर दिया था। शायद कुछ प्रोमोटर्स भी ना आए जिन्होंने जोशो खरोश में साथ तो दिया, लेकिन जब आपने कहा चलो भाई अब कंपनी रजिस्टर होने लगी, हर बंदे के ज़िम्मे 10-10 लाख आ रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं भाई ये तो अमीरों का काम है, मैं तो दोस्त था, मैं दोस्ती में तुम लोगों को सपोर्ट कर रहा था, जाओ ये कंपनी 10 लाख वाली तुम्हें ही मुबारक हो। तो सब्सक्राइबर सारे लोग नहीं बन सकेंगे। तो प्रोमोटर का मतलब है वो सब जिन्होंने ख्वाब देखा कंपनी का, और सब्सक्राइबर जो उसके बानी कहलाए। मैं अक्सर उसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, सर सैयद अहमद ख़ान, कायदे आज़म, इलामा इकबाल, ये सब के सब प्रोमोटर हैं, लेकिन बानी कौन बने? कायदे आज़म। तो तमाम प्रोमोटर सब्सक्राइबर्स नहीं बन पाते। प्रोमोटर लीगल वर्ड नहीं है, सब्सक्राइबर लीगल वर्ड है। कंपनी के जो असूली वारिस हैं वो सब्सक्राइबर्स हैं। प्रोमोटर्स तो जो है वो सिर्फ शोर मचा रहे थे, कोशिश कर रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे। तो ऑनवर्ड जो कंपनी के बानी हैं उनको हम कहा करेंगे सब्सक्राइबर्स, और इन सब ने अपने नाम पते और अपनी सारी कवाइफ यहाँ पे मेमोरेंडम आर्टिकल्स के नीचे दिए हुए हैं। तो दिस चैप्टर, सेकंड चैप्टर इज़ ऑल अबाउट के नेम्स के क्या रूल्स हैं, मेमोरेंडम के क्या रूल्स हैं, आर्टिकल्स के क्या रूल्स हैं, ये डॉक्यूमेंट कैसे बनते हैं, डॉक्यूमेंट को कैसे चेंज करते हैं, उसके बारे में सारी बातें हैं। थोड़ा सा जल्दी से देखने की कोशिश करते हैं कि जो जो बीच में हमने बातें की वो इंग्लिश में कहाँ कहाँ लिखी हुई हैं, ताकि आपको साथ साथ नज़र आता रहे। स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आप एक सूटेबल नेम रजिस्ट्रार से लेते हैं, मेमोरेंडम और आर्टिकल बनाते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ, डॉक्यूमेंट्स फाइल कर देते हैं रजिस्ट्रार के साथ, और आपको मिल जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ एक डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस भी दे देते हैं आप मेमोरेंडम आर्टिकल्स के साथ। रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाई होगा तो आपको रजिस्टर कर लेगा, अगर उसे लगेगा कंपनी लॉफुल पर्पस के लिए बनी है, सेक्ट की रिक्वायरमेंट पूरी हुई है। अगर रजिस्ट्रार को लगेगा डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन में कोई डेफिशिएंसी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपसे कहेगा डेफिशिएंसी ठीक करके दे दो। अगर आप डेफिशिएंसी ठीक करके नहीं देंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज़ कर देंगे। कंपनी के साथ अगर जुल्म होता है और डेफिशिएंसी ठीक करने के बावजूद भी रजिस्ट्रेशन नहीं होती तो अपील कर सकते हैं SCCP को 30 डेज़ में, और SCCP का जो डिसीजन है वो फुल एंड फाइनल है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रार देगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 4 बातें बताएगा। आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर बता देगा और डेट बता देगा कि आपकी कंपनी कौन से डेट पे रजिस्टर हुई है, कौन से रजिस्टर नंबर से हुई है, आपका नाम आ जाएगा। फिर 2 तरह के स्टेटस, आप पब्लिक हो या प्राइवेट हो। फिर दूसरा, आप लिमिटेड बाय शेयर हो या लिमिटेड बाय गारंटी हो या अनलिमिटेड हो, यानी आप लिमिटेड हो या अनलिमिटेड हो। लिमिटेड हो तो कौन से वाले लिमिटेड हो? तो कहने का मतलब है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक कागज़ जिसमें लिखा हुआ है कि ये वाली कंपनी इस तारीख को मारज़ वजूद में आई है, ये एक पब्लिक कंपनी है और ये लिमिटेड बाय शेयर्स है से, इस तरह की इंफॉर्मेशन इस पर मौजूद होगी।
इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है? जिस दिन कंपनी रजिस्टर होगी, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम और बाद वाले मेंबर्स मिला के कंपनी कहलाएंगे, बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएंगे। बाय द नेम जो लिखा हुआ है वो तमाम फंक्शन है इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के वो कर सकते हैं। स्टेटस और रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगा कंपनी का, जो एप्लीकेशन में आपने लिखा था कि हम कौन सी तरह की कंपनी है और हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सा सूबा है, हम कौन से सूबे में रजिस्टर हो रहे हैं। सब्सक्राइबर इनिशियल शेयर के मेंबर बन जाएंगे और जितने भी लोगों के नाम आर्टिकल्स में प्रपोज डायरेक्टर के तौर पे लिखे थे वो खुद ब खुद अपॉइंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो कि चैप्टर में बता रहा है कि ये वो इफ़ेक्ट्स होंगे। अब जब आप कंपनी रजिस्टर कराने लगते हैं तो कितने लोग मिलकर कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं? हमने मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स पढ़े 2 और 3। थोड़ा सा मज़ीद अगर उसको क्लियर करें तो एसएमसी में 1, प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 3। कम से कम इतने बंदों से आप कंपनी रजिस्टर कराते हैं। अब इतनों से जब रजिस्टर कराते हैं तो एट एनी गिवन टाइम आपने इतनों से नीचे नहीं जाना, और नीचे जाएंगे तो कल वाली सज़ा हमें याद है, ठीक है। 180 डेज से ऊपर अगर जाएंगे तो क्या होगा? अब एसएमसी में एक प्रॉब्लम है, एसएमसी का एक ही बंदा अगर वो अचानक से चला जाए तो कंपनी तो खाली हो जाएगी। तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एसएमसी वाला बंदा एक नॉमिनेशन जमा कराएगा। वो कहेगा अगर किसी वजह से मैं एक मेंबर नहीं रहता या मैं चला जाता हूँ या कोई डेथ या कोई इस तरह का हादसा हो जाता है तो मेरे लीगल हेयर्स तक कंपनी पहुँचने तक फलाना शख्स है जो मेरी कंपनी की बागडोर संभालेगा। वो नॉमिनी में किसी बंदे का नाम नामजद करेगा, तो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका नॉमिनी कुछ देर के लिए केयरटेकर बन जाएगा और फिर उस कंपनी के शेयर उसके बच्चों तक मुंतकिल करेगा। अगर सारे शेयर्स एक ही बंदे को मुंतकिल हो गए तो एसएमसी ही रहेगी, और अगर एसएमसी के सारे शेयर 2-3 बच्चों में डिवाइड हो गए तो फिर उसे प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस करना होगा। तो एक छोटा सा सेक्शन जो बीच में इसका जिक्र आता है, मोड ऑफ फॉर्मिंग कंपनी, फॉर्मिंग नंबर ऑफ पर्सन जो लॉफुल पर्पस के लिए इकट्ठे हैं वो कंपनी बना सकते हैं 3, 2 या 1। एसएमसी के लिए सब्सक्राइबर जो है नॉमिनेट करेगा और वो बताएगा कि उसको विरासत के मुताबिक इस तरह से होगा। अगर ट्रांसफ़र एक से ज़्यादा लीगल हेयर को हुआ तो फिर कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्जन के प्रोसेस की तरफ चली जाएगी। तो ये सारी बातें कंपनी की रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड इन्होंने इस चैप्टर में बताई हैं। हालांकि जो चैप्टर जो कंपनी की रजिस्ट्रेशन के अफेयर्स को डील करता है वो इससे अगला चैप्टर है। सवाल क्या है? जी, जॉइंट फैमिली बिजनेस अगर जॉइंट फैमिली ही चला रही है तो उसे कंपनी रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। अगर सिंगल मेंबर का जो बिज़नेस है वो शिफ्ट हो जाता है 2-3 बंदों में तो वो अभी तो कंपनी है एसएमसी, तो अब उसको कंपनी का स्टेटस चेंज करना पड़ेगा अदर प्राइवेट कंपनी। और अगर वो लोग कहते हैं कि हमें कंपनी का स्टेटस नहीं चाहिए तो वो ख़त्म भी कर सकता है। तो जो आपकी जॉइंट फैमिली है उसके ऊपर कंपनी की शर्त नहीं है। देखिए, कंपनी 2 वजह से लोगों ने बनाई, एक सेक्शन 9 की वजह से मजबूरी, और एक इसलिए कि वो चाहते हैं कि कंपनी बनाएं, वो चाहते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी लें, वो चाहते हैं कि सेपरेट लीगल एंटिटी हो। तो कंपनी ख्वाहिश से बनाने वाले ज़्यादा हैं, मजबूरी से बनाने वाले कम हैं। तो वो सेक्शन हमने मजबूरी का पढ़ा था। इसका मतलब है कि जॉइंट फैमिली को मैंने मना नहीं किया कि वो कंपनी नहीं बना सकते, मैं ये कह रहा हूँ उन पर पाबंदी नहीं है। मजबूरन कंपनी नहीं बनाएंगे, अपनी खुशी से बनाना चाहें बना लें। तो क्या ये रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड मोटी मोटी बात समझ आ रही है? तो अब अगेन ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया, मोड ऑफ फॉर्मिंग डिस्कस कर लिया, स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन और उससे रिलेटेड हमने बातें कर ली। अब मेंबर और इस तरह की डिस्कशन है वो थोड़ा सा आगे चल के इस डेफिनेशन पे वापस आ सकते हैं। रेजोल्यूशन की टाइप्स भी थोड़ा सा आगे डिस्कस हो जाएगी। इसका मतलब है कि इस चैप्टर में अब हमारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस होने वाली नहीं, कुछ तो चैप्टर 8 में जाके डिस्कस होगा, वोटिंग राइट्स, फिर कुछ चैप्टर 3 का है ऑफिशियल। इस चैप्टर में उन्होंने क्या किया, मुख्तलिफ कचरा कॉन्सेप्ट बीच बीच में ऐड कर दिए, तो वो चीज़ें हम रेलिवेंट जगह पर जाके पढ़ रहे होंगे। हम चलते हैं अपने असल चैप्टर 2 पे जो रजिस्ट्रेशन के इन सारे स्टेप्स के ऊपर हमें गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है। जी, एक भाई का एक सवाल। जी, जो वो है एसएमसी में सिंगल मेंबर पर्सन, क्या वो नॉमिनी की जगह अपने ही किसी लीगल हेयर का नाम लिख सकता है? यस, वो लिख सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसने कंपनी उस बंदे को ट्रांसफ़र कर दी। वो एक नॉमिनी है जो अमानतन इसके शेयर संभालेगा और विरासत के कानून के मुताबिक, इस्लामिक कवानीन के मुताबिक, अगर वो मुस्लिम है, अगर नॉन मुस्लिम है तो जिस भी वो लॉ को फॉलो करता है उसके मुताबिक विरासत की तकसीम होगी और फिर हो सकता है कि शायद वही एक उसका वारिस हो, तो वही नॉमिनी हो और वही लीगल हेयर हो। तो नॉमिनी अमानतन दरमियान में आया है और वो लीगल हेयर्स को ट्रांसफ़र करेगा, चाहे वो खुद भी लीगल हेयर्स में से एक हो। किताब में ज़्यादा डिटेल से नहीं दिया हुआ, लेकिन ये नॉमिनी नॉर्मली आपका ब्लड रिलेटिव होता है नॉर्मली। जी सर, नॉमिनी का मेजर होना
जी, क्या नॉमिनी का मेजर होना ज़रूरी है? जब आप एक बंदे को कह रहे हैं कि आपने केयर टेकिंग करनी है मेरे बिजनेस की, तो बेहतर है कि वो मेजर हो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी लॉ ने माइनर को शेयर होल्डर बनने से मना नहीं किया। कोई भी माइनर एक कंपनी में शेयर होल्डर हो सकता है। एक कंपनी का 100% मालिक भी एक माइनर हो सकता है। माइनर को शेयर होल्डर बनने में, मेंबर बनने में लॉ ने कोई ममानियत नहीं की। शायद आपने सुना हो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शेयर्स खरीदे हो, उसमें कहते हैं हम स्पाउस या माइनर चाइल्ड के थ्रू शेयर्स खरीदे हो, तो माइनर चाइल्ड को शेयर खरीदने पे कंपनी लॉ में कोई पाबंदी नहीं है। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट करने पे पाबंदी है, लेकिन शेयर इज़ अ कमोडिटी। जैसे वो एसी खरीद सकता है, जैसे वो चिप्स खरीद सकता है, वैसे वो शेयर्स भी खरीद सकता है। तो शेयर्स खरीदने पे माइनर पे कोई पाबंदी नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। इस चैप्टर में वो सेक्शन जो हमने डिस्कस करने हैं, सेक्शन 9 डिस्कस कर लिया, 14 डिस्कस कर लिया, 15 डिस्कस कर लिया। ये वो स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन की बातें हुई। उसके बाद ये आखिरी 2 स्टेप्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। वही वाली बातें रिपीट हो रही हैं। मैंने इधर दोबारा चैप्टर में डाला हुआ था कि मैं डायरेक्ट इसकी स्लाइड ओपन करूँगा, लेकिन हमने उसी की स्लाइड से उसको देख लिया। तो चलते चलते हम आगे चलते हैं। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की जनरल प्रोविज़न, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे कंपनी की, उसी वक्त से क्या होगा, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स बाइंड कर देंगे आपको। ये चैप्टर के बिल्कुल एंड पे दिया हुआ है। अब फर्स्ट चैप्टर के एंड पे और सेकंड चैप्टर के एंड पे जो दिया हुआ है, ये असल में करीब के सेक्शन थे और किताब ने उनको 2 अलग अलग जगह स्प्रेड कर दिया। जब हम देख रहे हैं ना रजिस्ट्रेशन के आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, तो कुछ बातें चैप्टर 1 ने की हैं और कुछ बातें चैप्टर 2 ने की हैं, तो मैं वो इफेक्ट्स आपको जोड़ के बता रहा हूँ। वहाँ हमने बात की, या हम कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के वक्त मेमोरेंडम और आर्टिकल कंपनी को बाइंड कर देंगे और मेंबर्स ने साइन नहीं किया। साइन किसने किया हुआ है? सब्सक्राइबर ने। बट समझा जाएगा कि मेंबर्स भी वैसे बाइंड हैं एज इफ उन्होंने भी उसको साइन किया है। जैसे ही कंपनी बनेगी, तो जो सब्सक्राइबर ने कहा था कि हम इस कंपनी में 10-10 लाख रुपए देंगे, अब कंपनी एक लीगल वजूद रखती है। अब कंपनी इन सब्सक्राइबर से पैसे मांगेगी। अब ये सब्सक्राइबर वो पैसे उस मैनर और उस टाइम में कंपनी को अदा कर देंगे जो लॉ ने बताया होगा। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो रजिस्ट्रार जो है जो उसको डायरेक्शन दी है, जो उसने कहा है कि आपने ऐसे करना है वैसे करना है, अगर वो उसकी बात नहीं मानेंगे तो कंपनी को लेवल 1 की पेनल्टी होगी। अभी लेवल 1 क्या है? कंपनी लॉ के अंदर फाइन्स के 3 लेवल डिफाइंड है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 चंद हज़ार तक जाता है, लेवल 2 चंद लाख तक जाता है, लेवल 3 चंद करोड़ तक जाता है। सेक्शन 479 जिसका हमारे सिलेबस से कोई ताल्लुक नहीं है, उसमें इन लेवल्स को डिफाइन किया हुआ है। तो चूंकि हमारी किताब ने डिफाइन नहीं किया, तो अब हमें ये अजियत नहीं याद रखनी कि लेवल 1 कितने हज़ार रुपए या पर डे कितने फ़ाइन को कहते हैं। हम लेवल 1, 2 और 3 किताब में ज़्यादातर जगह लेवल 1 का जिक्र है, बहुत कम लेवल 2 और 3 का जिक्र है। तो टिप ये है कि जहाँ लेवल 2 और 3 आए आप उसे याद कर लें, और लेवल 1 जहाँ आए आप मुस्कुरा दें कि अगर इसकी कभी खुदा ना खास्ता आपसे पेनल्टी पूछ ली गई तो आप कह देंगे कि यहाँ जो फ़ाइन है वो लेवल 1 है। इंटरेस्टिंगली स्पीकिंग, शायद 2% भी ऐसे सवाल नहीं है पास पेपर्स में जिसमें उन्होंने फ़ाइन पेनल्टीज़ पूछी हों लेवल 1, 2, 3 वाले। बड़ा कम नज़र आता है कि आईकेएप इस चीज़ पे कंसर्न है कि वो आपसे जुर्माने पूछे। हाँ, 2-3 ज़रा मशहूर किस्म की पेनल्टीज़ हैं वो उन्होंने ज़रूर पूछी हैं। जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव को ख़ास किस्म का फ़ाइन पड़ता है जब वो डिविडेंड नहीं देता। तो जो मशहूर उस तरह की चीज़ें जिनको हम अलग से काउंट करते हैं वो फेमस हैं। अदरवाइज़ फ़ाइन पेनल्टीज़ कॉमनली आपके एग्जामिनर की आदत नहीं है कि वो पूछे, और अगर पूछ भी ले तो तुक्का आप लेवल 1 का लगा सकते हैं। लेवल 2 और 3 को अलग से याद कर लें जहाँ जहाँ किताब में लिखा नजर आए, और बाकी कभी भी वो कुछ पूछ लें और आपको ना याद आ रहा हो कि वहाँ क्या है तो लेवल 1 लिख लें। 50% चांस है कि आप सही बात कर रहे होंगे। अब स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन में हमने कहा एक नेम होना चाहिए, मेमोरेंडम हो और फिर ये चीज़ें जमा कराएं। अब हम एंटर हो जाएंगे नेम के स्टेप में। जो नेम का स्टेप है उसमें आपको नेम सेलेक्ट करना है। जब आपने नेम सेलेक्ट करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो रखे जा सकते हैं और कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो नहीं रखे जा सकते। कुछ नाम है उन्होंने सिरे से मना कर दिए, कुछ नाम है जो रख सकते हैं लेकिन आपको SECP से इजाज़त लेनी पड़ेगी। जो सिरे से मना कर दिए वो कौन से हैं? ऐसे वर्ड्स या एक्सप्रेशन जो SECP ने कह दिया आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आपके नाम में वो वर्ड्स हैं आप नहीं रख सकते। आपका नाम अगर इनअप्रोप्रिएट है, गैर मुनासिब है, अनडिज़ायरेबल है, डिसेप्टिव है, आपका नाम धोखा दे रहा है, आपका नाम गैर अखलाकी है, आपका नाम ऐसा है जो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, वो मना कर सकते हैं। आपने अपना नाम रखा ऐसा है कि लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ऑफेंड करे। आपका नाम मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ लेके जा रहा है, मजहबी नाम पे पाबंदी नहीं है। ऐसा नाम जो मजहबी जज्बात को भड़काए, लोगों को मजहबी तौर पे तकलीफ़ पहुंचाए, ऐसा नाम रखना मना है। सेम नाम नहीं रख सकते जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, नियरली रिजेंबलिंग नाम नहीं रख सकते।
तो नाम में रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आप सेम नाम नहीं रख सकते, मिलता जुलता नाम नहीं रख सकते, धोखा देने वाला नाम नहीं रख सकते, गैर मुनासिब नाम नहीं रख सकते, लोगों के मजहबी जज्बात को भड़काने वाला नाम नहीं रख सकते, आप ऐसा नाम नहीं रख सकते जिसमें वो अल्फाज हों जो SECP ने कहा हो कि इस तरह के अल्फाज आपको नाम में मना है, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तो सिरे से नहीं कर सकते। तो आपको स्टेप 1 में पता होना चाहिए कि जब हम नेम चूज़ कर रहे हैं तो कौन कौन से नाम हमें सिरे से मना है। फिर कुछ ऐसे नाम होते हैं जो मना नहीं है लेकिन उससे लगता है कि आपका कनेक्शन होगा किसी इदारे के साथ। वो नाम कौन से हैं? वो नाम वो हैं जो रिक्वायर करते हैं प्रायर अप्रूवल ऑफ SECP की। इसमें पैट्रनेज होता है। पैट्रनेज कहते हैं एफिलिएशन को, पैट्रनेज कहते हैं कनेक्शन को। अगर आपके नाम में कोई कनेक्शन नज़र आ रहा है, किससे? हेड ऑफ स्टेट से, मौजूदा से या गुज़िश्ता से। आपके नाम में कनेक्शन गवर्नमेंट के किसी इदारे से नज़र आ रहा है, गवर्नमेंट की किसी बॉडी से नज़र आ रहा है, गवर्नमेंट के किसी महकमे से ताल्लुक़ नज़र आ रहा है, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ नज़र आ रहा है, किसी मुदारबा के साथ ताल्लुक़ नज़र आ रहा है। मुदारबा के ऊपर हमने थोड़ा आगे चल के डिटेल से बात करनी है। आपके नाम में जब भी कोई कनेक्शन इस तरह का है जिससे लगता है कि आप नहीं हैं, आप किसी और का एक विंग है, तो ऐसे में SECP आपसे कहेगा कि भाई पहले मेरे से इजाज़त लो। SECP आपके केस को देखेगा और मोस्ट प्रॉब्ली उस रेलेवेंट इदारे से पूछेगा। अगर रेलेवेंट इदारा NOC दे देगा तो फिर आपको इजाज़त दे देगा, ठीक है जी अब आप ये नाम रख सकते हैं। तो ऊपर वाले नाम मना है और नीचे वाले वो नाम हैं जो आप रख सकते हैं अगर आपको SECP इजाज़त दे दे। तो SECP की इजाज़त से आप इवन वो नाम भी रख सकते हैं जो कि फॉर एग्जांपल सदर का नाम हो, लेकिन अगर SECP ने मना कर दिया तो ऐसा नाम मना है। तो ये प्रोहिबिटेड है, ये परमिजिबल है, ये सिरे से मना है और ये रखे जा सकते हैं अगर SECP इजाज़त दे। कोई नाम सही है या गलत है इसका फाइनल इख्तियार SECP के पास है। आप कहते हैं देखो मेरा नाम बिल्कुल ठीक है, वो कहते हैं हमें नहीं ठीक लग रहा, तो इस जंग में मैं नॉर्मली कहता हूँ कि अगर जो है वो एक बाइक वाला जाके प्राडो वाले से टकरा जाए तो गलती किसकी होगी? बाइक वाले की। प्राडो वाला आके गाड़ी बाइक वाले से टकरा जाए तो गलती किसकी होगी? बाइक वाले की। तो जब भी आप SECP से टकराएं तो आपने हमेशा नीवे होके कहना है कि जी जो SECP कहेगा वो फुल एंड फाइनल है, मैं उसके खिलाफ कहीं नहीं जाऊंगा। और जगह जगह लॉ में लिख दिया, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हुई थी, इसहाक डार ने पावर दे दी थी SECP को कि आप बनाएंगे कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ बनाते हुए जगह जगह उन्होंने लिख दिया SECP के खिलाफ किसी अदालत में भी नहीं जा सकते। ये नुकसान होता है, ये प्रैक्टिकल नुकसान है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कि फिर वो इदारा अपने आप को एम्पावर कर देता है जिसको आपने इख्तियार दिया होता है। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की वजह से यहाँ SECP के पास बहुत सारे इख्तियार हैं और जगह जगह लिखा हुआ है एज मे बी स्पेसिफाइड। उन्होंने अपने हाथ में रखा है कि जो वो जब स्पेसिफाई कर देंगे वो रूल बन जाएगा। ठीक है जी, नेम से रिलेटेड बातें तो हमें समझ आई। अब हम नेम की रिजर्वेशन करवा सकते हैं। यस, आप एक स्पेसिफिक फॉर्म वगैरह पे नेम रिजर्वेशन की एप्लीकेशन दे सकते हैं। नाम 60 दिन तक आपके पास रिजर्व रहेगा। लेकिन अगर उन्हें पता लग जाए कि आपने झूठी एप्लीकेशन दी थी, गलत बयानी की थी, या आपने जान के नाम रिजर्व किया है, या किसी और को तकलीफ देने के लिए नाम रिजर्व किया है, या आपने इन्फॉर्मेशन में बेईमानी की है, तो वो आपको जो है रिजर्वेशन कैंसिल कर देंगे। और अगर कंपनी ऑलरेडी उस नाम से रजिस्टर हो गई है तो आपको कहेंगे कि आप अपना नाम चेंज करें और आपको उनके हुक्म की तकमील करनी होगी। और SECP का ऑर्डर फुल एंड फाइनल होगा एंड शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट अथॉरिटी। SECP जो कहेगा वो फुल एंड फाइनल होगा नेम से रिलेटेड। अब जब नेम की बात करें तो इससे अगले स्टेप में हम देखते हैं मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। लेकिन नेम की जब बात चली रही है तो नेम से रिलेटेड थोड़ी सी और बात भी कर लेते हैं। जब कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो उसके बाद कंपनी ने अपना नाम मोटे मोटे जल्दी हरूफ में प्रॉपर तरीके से कंपनी के तमाम ऑफिसेस के बाहर लिखना होता है, या उर्दू में लिखना होता है या इंग्लिश में लिखना होता है। कंपनी के तमाम लेटर हेड्स पे कंपनी का नाम आना चाहिए। कंपनी की तमाम मेजर लोकेशंस पे बशमूल रजिस्टर्ड ऑफिस आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की तस्दीक शुदा कॉपी मौजूद होनी चाहिए। कंपनी के लेटर हेड पे भी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए लॉ ने ये तक बता दिया। कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको देख के लग रहा है कि कंपनी का है, अगर वो कंपनी के नाम के बगैर है तो ये गुनाह है। और जिस भी ऑफिसर ने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया जो कंपनी का था लेकिन उस पर कंपनी का नाम नहीं था, वो ऑफिसर पर्सनली लायबल होगा उस डॉक्यूमेंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल, हमारी कोई रसीद अगर किसी बच्चे को दे दो और उस रसीद पे हमारे इदारे का नाम नहीं लिखा हुआ लेकिन हमारे ऑफिसर के साइन आ रहे हैं, तो वो ऑफिसर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा उस बच्चे को उस रसीद पे, चूँकि हमारा नाम नहीं लिखा हुआ। तो अगर एक डॉक्यूमेंट पे कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ और एक बंदे ने उसको मिसयूज़ किया है तो उसको लेवल 1 पेनल्टी तो है ही है, और उसके अलावा अगर नाम के बगैर उसने कोई डॉक्यूमेंट दिया है तो उस डॉक्यूमेंट पे पर्सनली लायबल भी
हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं नेम की पब्लिशिंग से रिलेटेड रूल्स, कि कंपनी की नेम जो है वो कहाँ कहाँ होना चाहिए, किस तरह से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी के ऑफिस के बाहर या उर्दू ज़बान में या इंग्लिश ज़बान में कॉन्स्पिशियस पोजीशन पे पता लगे कि आपने डोर बेल के साथ एक छोटा सा स्टिकर लगाया हुआ है जिस पे कंपनी का नाम लिखा हुआ है, कि कंपनी लॉ ने कहा था कि ऑफिस के बाहर नाम लिखा होना चाहिए। नाम या एफेक्स्ड होना चाहिए या पेंट होना चाहिए या चिस्पा होना चाहिए, चिपका हुआ हो या बोर्ड लगा हुआ हो या उस पर बाकायदा तरीके से पेंट हुआ हो। नेम से रिलेटेड हमने जितनी भी बातें की हैं इसमें कोई कन्फ्यूजन क्लियर है। नेम के बाद हम चलते हैं मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की तरफ। मेमोरेंडम वो डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी की बेसिक डिटेल्स हैं। अब बेसिक डिटेल किस किस चीज़ के बारे में, सबसे पहले नेम क्लॉज, कंपनी की नेम क्लॉज में कंपनी का नाम लिखा जाएगा और क्लोजिंग वर्ड्स लिखे जाएंगे। जो प्राइवेट कंपनी उसके एंड पे पीवीटी लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा, जो पब्लिक है उसके एंड पे खाली लिमिटेड लिखा होगा, गारंटी वाले के एंड पे ब्रैकेट में गारंटी लिखा हुआ होगा, अनलिमिटेड के एंड पे अनलिमिटेड लिखा होगा, एसएमसी के साथ एसएमसी हाइफन प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ होगा। तो आपने जो भी कंपनी का नाम है वो लिखना है और उसके एंड पे इन एंडिंग वर्ड्स को यूज़ करना है जो इन्होंने बताया। देन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, हम पढ़ ही रहे हैं कि मेमोरेंडम में कौन कौन सी क्लॉजेज होती हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज का मतलब क्या है कि आप जिस सूबे में रजिस्टर हुए हैं आप उस सूबे का जिक्र करेंगे। ये आपके मेमोरेंडम में लिखा होगा वी आर रजिस्टर्ड इन पंजाब, आप शहर नहीं बताएंगे, आप सूबा बताएंगे। लेकिन अगर आप किसी ऐसे इलाके, शहर, कस्बे में हैं जो किसी सूबे के अंडर नहीं आता, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद, वज़ीरिस्तान, एजेंसी, ट्राइबल एरियाज़, वाना, बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे एरियाज़ हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिवली किसी सूबे के अंडर नहीं आते, तो फिर आप उस इलाके का नाम लिखेंगे जहाँ आप रजिस्टर हुए हैं। और अगर आप किसी ऐसे इलाके में आते हैं जो सूबे के अंडर आता है तो फिर आप उस सूबे का नाम लिखेंगे। तो रजिस्टर ऑफिस क्लॉज में आप जो है वो अपने सूबे के बारे में बताएंगे। देन क्या होगा, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज बताएंगे, आप अपना मेन मकसद बताएंगे। आप एक कंपनी एक वक्त में 4-5 काम कर सकती है, हो सकता है कुर्सियाँ भी बनाती हो सकता है पंखे भी बेचती हो, एसी में भी डील करती हो सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी चला रहे हो सकता है एक सिनेमा भी हो। दिस हैपन्स, एक ही कंपनी के बहुत सारे तरह के पर्पस हो सकते हैं। तो वो ये देखेंगे कि हमारा इनमें से सबसे मेन पर्पस कौन सा है। अगर तो वो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं और आज शिफ्ट होने लगेंगे कंपनी में, तो आज के अकाउंट्स के मुताबिक देखेंगे कि उनका कौन सा मेजर बिजनेस है। और अगर अभी कंपनी बनानी है तो जो उन्होंने एक्सपेक्टेशन डेवलप की है कि कौन सा हमारा मेजर बिजनेस होगा उसको बताना है। इसमें लॉ ने एक निशानी बता दी, लॉ ने कहा आपका मेजर बिजनेस, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस वो होगा जिसमें मेजर रेवेन्यू इन्वॉल्व हो या जिसमें एसेट्स की ज़्यादा तादाद इन्वॉल्व हो, यानी कि वो वाली फील्ड जिसमें आपके एसेट बाकी फील्ड्स की निस्बत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, या वो वाली फील्ड जिसमें आपका रेवेन्यू बाकी फील्ड से ज़्यादा आ रहा है। अब हो सकता है रेवेन्यू वाइज एक फील्ड ज़्यादा अहम हो, एसेट्स वाइज दूसरी फील्ड ज़्यादा अहम हो, तो उन्होंने कहा उन दोनों को कंपेयर करके देखो उनमें से हायर कौन सा है। तो हायर ऑफ रेवेन्यू या एसेट, जिस भी फील्ड में वो एसेट या रेवेन्यू ज़्यादा हैं, जो उन दोनों में ज़्यादा बनते हैं, वो बन जाएगी आपके प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। द बिजनेस इन विच सब्सटैंशियल एसेट्स आर हेल्ड और लाइकली टू बी हेल्ड, या तो सब्सटैंशियल एसेट्स हैं या लाइकली टू बी हेल्ड, या आप प्लान कर रहे हैं, नई कंपनी प्लान कर रही होती है, पुरानी कंपनी के पास होते हैं, सब्सटैंशियल एसेट्स हैं या सब्सटैंशियल रेवेन्यू है, विच एवर इज हायर, आप वो बताएंगे। कंपनी कोई भी बिजनेस कर सकती है, कोई भी लॉफुल बिजनेस कर सकती है, कोई मसला नहीं है, लेकिन बस ये बताना ज़रूरी है कि आपका मेन काम क्या है। आप भले 200 काम करें, हमें सिर्फ बता दें अपनी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कि आप मेनली क्या काम करते हैं, और कल को ये चेंज भी हो जाए तो आप इसको आराम से बदल भी सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज आएगी जहाँ आप बताएंगे। फिर आपकी आएगी लाइबिलिटी क्लॉज। लिमिटेड बाय शेयर है तो आप कहेंगे भाई हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड है तो आप कह देंगे हमारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, लिमिटेड बाय गारंटी है तो आप कहेंगे लाइबिलिटी लिमिटेड है, और फिर एक सेंटेंस लिखेंगे कि हमारे तमाम मेंबर कितनी गारंटी के लिए लायबल हैं। अगर कंपनी डूबती है तो हम कंपनी के एसेट्स में कंट्रीब्यूट करने के लिए किस हद तक लायबल हैं, तो एक एडिशनल सेंटेंस ऐड कर देंगे। क्या लिखा होगा वो किताब ने नहीं बताया, बस ये बताया कि एक एडिशनल सेंटेंस ऐड कर देते हैं ताकि आप एक्सप्लेन करेंगे हमारी लायबिलिटी क्या होगी। देन हमारी ऑथराइज शेयर कैपिटल और अंडरटेकिंग क्लॉज या सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ऑथराइज शेयर कैपिटल आप बताएंगे हमारा टोटल शेयर कैपिटल कितना होगा। ऑथराइज और पेडअप का फ़र्क पता है ना। ऑथराइज कैपिटल किसे कहते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल जो आपने सोचा हुआ है, और पेडअप कैपिटल जितना आज की डेट में आप इशू कर चुके हैं। तो मेमोरेंडम में पेडअप नहीं आएगा, ऑथराइज आएगा। आप अपना ऑथराइज कैपिटल बताएंगे। लॉ कहता है 3 इन्फॉर्मेशन लाजमी बताएं, टोटल अमाउंट, पर शेयर वैल्यू और नंबर ऑफ शेयर्स। तो नॉर्मली एक जुमला लिख दिया जाता है कि ऑथराइज कैपिटल ऑफ कंपनी इज़ ₹600 मिलियन
डिवाइडेड इनटू 60 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। टोटल शेयर्स, टोटल अमाउंट, फेस वैल्यू। ये आप बात बताते हैं। अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो मेमोरेंडम के अंदर हर सब्सक्राइबर के नाम के आगे लिखना ज़रूरी है कि उसने कितने शेयर लिए हैं। कोई सब्सक्राइबर 0 शेयर के साथ सब्सक्राइबर नहीं बन सकता, कम से कम 1 शेयर हर सब्सक्राइबर को लेना होगा। गारंटी लिमिटेड अनलिमिटेड में अगर शेयर कैपिटल ना हो तो ये वाली क्लॉज नहीं आएगी। फिर आती है आपकी अंडरटेकिंग क्लॉज और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। अंडरटेकिंग जिसमें आपके सब्सक्राइबर ने एक वादा लिखना होता है मेमोरेंडम के ऊपर। क्या वादा लिखना होता है वो लॉ ने हमें नहीं बताया, किसी और जगह बताया, हमारी किताब खामोश है। तो आप कंपनी एक अंडरटेकिंग देगी एज में बी, जो SECP हमें बता देगी कि ये अंडरटेकिंग आपने देनी है, वो अंडरटेकिंग देंगे। और उसके बाद अपने नेम, एड्रेसेस, अदर पर्टिकुलर्स वगैरह लिखेंगे। इन प्रेजेंस ऑफ कम से कम एक विटनेस साइन करेंगे और फॉलोइंग सेंटेंस लिखेंगे कि हम चंद लोग जिनके नाम और एड्रेसेस लिखे हुए हैं, हम चाहते हैं कि हम एक कंपनी बनाएं मेमोरेंडम और आर्टिकल के मुताबिक, और हमने अपने नाम के आगे जो जो शेयर्स लिखे हुए हैं हम चाहते हैं कि हम इतने शेयर्स ले लें। तो जब आप मेमोरेंडम बनाएंगे तो नीचे तमाम सब्सक्राइबर्स अपने नाम पते देने के साथ ही जुमला लिखेंगे कि हम हैं वो चंद लोग जो इस कंपनी को रजिस्टर करा रहे हैं और हम ही लोग इसके पहले शेयर होल्डर्स होंगे, और हमारे नाम के आगे जितने शेयर्स हैं वो हम वादा कर रहे हैं कि हम ये शेयर्स ले रहे होंगे। यहाँ पे जितनी भी क्लॉजेज हैं मेमोरेंडम की, उसके डिस्कशन करते करते जो हमारी किताब है उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है बोरोइंग पावर का। ऑल्दो वो कॉन्सेप्ट किसी और जगह ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चैप्टर 7 में ज़्यादा बेहतर समझ आता है, लेकिन जस्ट मैं एक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ कि हम ये कहते हैं कि बोरोइंग पावर्स का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में। अगर आपने मेमोरेंडम और आर्टिकल में नहीं लिखा कि हम बोरो कर सकते हैं तो भी आप बोरो कर सकते हैं। एवरी कंपनी हैव एन इम्प्लाइड पावर टू बोरो। हर कंपनी का पैदाइशी बुनियादी हक है कि वो बोरो कर सकती है। अगर एक कंपनी के मेमोरेंडम में नहीं लिखा कि वो बोरो कर सकती है या नहीं, तो हम ऑटोमेटिकली अज्यूम करेंगे कि वो बोरो कर सकती है। तो इसको हम कहते हैं इम्प्लाइड पावर टू बोरो, लेकिन इधर के बजाय ये ज़्यादा बेहतर फिट होता है चैप्टर नंबर 7 में, जहाँ हम ये बोरोइंग्स वगैरह का सारा जिक्र कर रहे होते हैं। अभी जो मेमोरेंडम आर्टिकल्स हैं इनके बारे में ओवरऑल सेक्शंस क्या हैं, ये प्रिंटेड हो, पैराग्राफ में डिवाइड हुए हुए हो, डेट डली हुई हो, तमाम सब्सक्राइबर्स ने अपनी ये फॉलोइंग चीज़ें लिखी हों। प्रेजेंट नेम, ऑक्यूपेशन, फादर नेम, खातून के केस में मैरिड या विडो वुमेन के केस में हस्बैंड नेम, नेशनैलिटी, यूजुअल रेजिडेंशियल एड्रेस और अदर पर्टिकुलर्स एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। यहाँ पे भी उन्होंने नहीं छोड़ा कि कुछ बता के कहा कि बाकी हमारी मर्ज़ी। किसी भी मेमोरेंडम या आर्टिकल की कॉपी अगर किसी मेंबर को चाहिए, सब्सक्राइबर को तो साथ मिलती है क्योंकि उन्होंने तो कराई होती है। बाद में अगर कोई मेंबर कहे कि मुझे एक ऑथेंटिक कॉपी चाहिए मेमोरेंडम या आर्टिकल की, तो वो एक प्रेस्क्राइब फ़ी देगा और फ़ी देने के बाद उसको 14 दिन के अंदर अंदर उसकी ऑथेंटिक कॉपी मिलेगी और वो उसको यूज़ कर सकता है। लेकिन सब्सक्राइबर जो है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जिस वक्त कंपनी रजिस्टर होती है उस वक्त मेमोरेंडम आर्टिकल्स की एक्सेस होती है। तो ये हो गए मेमोरेंडम के कंटेंट्स, यानी कि नेम की क्लॉज हमने बोली, रजिस्टर ऑफिस बोला, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, ऑथराइज शेयर कैपिटल, लायबिलिटी, और फिर हमने कहा कि अंडरटेकिंग और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। आप इनको दो अलग अलग क्लॉजेस भी काउंट कर सकते हैं, अंडरटेकिंग वो वादा और सब्सक्रिप्शन जो नीचे नाम पते दिए हुए हैं। बोरोइंग पावर्स की हमने बात की कि मेमोरेंडम वगैरह में डीम्ड होगा कि हाँ भाई आप बोरोइंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल्स की। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शनाख्ती कार्ड था, एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसमें कंपनी के बारे में ओवरऑल इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप गौर से देखें तो एक सफ़े की इन्फॉर्मेशन है, नाम एक लाइन में लिखा जाएगा, कौन से सूबे में रजिस्टर हुए हैं एक लाइन का जुमला है, ऑथराइज शेयर कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लाइन का जुमला है, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लाइनों पे चला जाएगा, लायबिलिटी इज़ लिमिटेड ये कितनी जगह घेरेगा, एक जगह। तो टेक्निकली 7-8-10 लाइनों में ख़त्म हो जाएगा। तो एक बड़े सफ़े में एंड पे आपके पास जगह बच जाएगी। तो नॉर्मली क्या होता है, एंड पे आप अंडरटेकिंग और वो वादा लिखते हैं कि हम चंद सेवरल लोग ऐसे करेंगे, और नेक्स्ट पेज पे शुरू में एक टेबल सा बना हुआ होता है जिसमें तमाम सब्सक्राइबर्स के नाम और वो सारी इन्फॉर्मेशन टेबुलर फॉर्म में दी हुई होती है, नाम, एड्रेसेस, फलाना फलाना फलाना। तो मेमोरेंडम बनाना आसान है, मैंने आपको बताया, आपने सुन लिया, आपने पढ़ लिया। कल को आप अपनी कंपनी रजिस्टर कराने लगते हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप मेमोरेंडम बड़े आराम से बना सकते हैं। लेकिन आर्टिकल डिटेल डॉक्यूमेंट है, आर्टिकल बाय लॉज ऑफ कंपनी है। ये मेमोरेंडम है कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन, आइन है कंपनी का, उसके अंडर आते हैं ये बाय लॉज, और फर्दर कंपनीज एक्ट के अंडर आते हैं। कंपनीज एक्ट सबसे ऊपर, फिर मेमोरेंडम, फिर आर्टिकल कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं हो सकता और कंपनीज एक्ट और आर्टिकल मेमोरेंडम के अगेंस्ट नहीं हो सकता, मेमोरेंडम
कंपनीज एक्ट क्या है, इसके नीचे भी कुछ है, यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या रेजोल्यूशन आर्टिकल के अगेंस्ट नहीं हो सकती, आर्टिकल मेमोरेंडम के अगेंस्ट नहीं हो सकता और मेमोरेंडम एक्ट के अगेंस्ट। अगर इन डॉक्यूमेंट में कहीं भी कंपनीज एक्ट से खिलाफ कोई भी बात लिखी है तो जितनी बात उसके अगेंस्ट लिखी हुई है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी, आप उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो एक छोटा सा सेक्शन है जो चैप्टर के एंड के करीब उन्होंने थोड़ा सा करके दिया हुआ है। अब आर्टिकल्स हमने बनाने हैं, आर्टिकल्स बनाने के लिए हम क्या करें, क्योंकि आर्टिकल्स में तो हमने बताना है कि कंपनी क्या होगी, कंपनी कैसे चलेगी, इलेक्शन कैसे हुआ करेंगे, शेयर्स किस तरह से होंगे, फलाना काम कैसे होगा, फलाना काम कैसे होगा। तो आर्टिकल्स बनाना या आर्टिकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन ये आसान बात नहीं है। मेमोरेंडम मैंने आपको बताया 1-1.5 सफ़े का मेमोरेंडम आप बना लेंगे, लेकिन आर्टिकल्स अगर मैं आपसे कहूँ कंपनी के आर्टिकल्स लिखें और 11-12 सफ़े के होने चाहिए आर्टिकल्स, तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत है। लॉ ये मानता है कि आर्टिकल टेक्निकल हैं, तो उसने क्या कह दिया, लिमिटेड बाय शेयर कंपनी को 2 ऑप्शंस देते हैं। उसने कहा भाई तुम एक काम करो, कंपनीज एक्ट के एंड पे हमने एक फॉर्मेट दिया हुआ है आर्टिकल्स का, तुम उसे फॉलो कर लो, उसको हम कहते हैं टेबल ए। जो कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर है उनको क्या ऑप्शन दी, उनको कहा कि कंपनीज एक्ट के एंड पे स्केजुअल्स दिए हुए हैं, उनमें से फर्स्ट स्केजुअल है, फर्स्ट स्केजुअल में मेमोरेंडम आर्टिकल के फॉर्मेट है। फर्स्ट स्केजुअल के जो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट है उनको हम कहते हैं टेबल्स, टेबल A B C D इस तरह से करके। तो उन्होंने कहा कि भाई जो वो फॉर्मेट आप उसे फॉलो कर लो। आप अगर देखेंगे तो आपको एक टेबल सा नज़र आएगा, मैं पहले उसकी तरफ जल्दी से आके वो दिखा दूँ फिर वापस पीछे चलते हैं, अगर वो टेबल यहाँ पे है तो। फर्स्ट स्केजुअल है ना, उसके अंदर मुख्तलिफ टेबल्स दिए हुए हैं, टेबल A B C D E F। टेबल का मतलब है टेबल नहीं है, टेबल का मतलब है एक फॉर्मेट है। तो इसमें इन्होंने फॉर्मेट दिए हुए हैं अलग अलग कंपनियों के। टेबल ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के आर्टिकल्स का एक फॉर्मेट है कि अगर आपको गाइडेंस लेनी है तो वहाँ पे आर्टिकल्स का फॉर्मेट दिया हुआ है। मेमोरेंडम का फॉर्मेट कहाँ दिया हुआ है, टेबल बी में। इन कंपनियों का गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल के आर्टिकल मेमोरेंडम सी में, और इन कंपनियों का टेबल डी में, अनलिमिटेड का टेबल ई में, और सेक्शन 42 वाली कंपनियों का। तो ये अलग अलग डॉक्यूमेंट हैं जिसमें, अब ये बाकी सारों में गाइडेंस वाला फॉर्मेट है, लेकिन जो टेबल है ना ये कमाल टेबल है, ये बहुत डिटेल्ड फॉर्मेट है। इसमें उन्होंने क्या किया, एक कंपनी के आर्टिकल्स में जो जो काम की बातें होनी चाहिए वो सारी एक जगह लिख डाली हैं, सारी की सारी। अब अगर मैं एक कंपनी बनाने जा रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि आर्टिकल्स में क्या क्या लिखना होता है, तो सेफेस्ट ऑप्शन ये है कि मैं मेमोरेंडम जमा कराऊँ रजिस्ट्रार को और साथ एक जुमला लिख दूँ, मैंने आर्टिकल्स के लिए टेबल ए को फॉलो कर लिया है। तो टेबल ए ही बन जाएंगे मेरे आर्टिकल्स। टेबल ए जिसमें आर्टिकल्स दिए हुए हैं और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। बाकी कंपनियां क्या करें, बाकी कंपनियां अपने आर्टिकल्स खुद बनाएंगी, जबकि लिमिटेड बाय शेयर कंपनी को दोनों ऑप्शन मिल गई है, चाहो तो खुद से प्रोफेशनल से अपने आर्टिकल्स बनवा लो, चाहो तो बना बनाया टेबल ए। तो या तो आप आर्टिकल्स रजिस्टर करवा लें खुद बना के, या क्या करें टेबल ए को फॉलो कर लें। और बाकी कंपनियों के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स कंपलसरी है। गारंटी लिमिटेड और अनलिमिटेड कंपनी के केस में वही कहते हैं कि हमने टेबल ए की तो आपको गाइडेंस नहीं दी, लेकिन आप जब कंपनी के आर्टिकल्स बनाएं तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग कंपनी जितना शेयर कैपिटल है आपने वो भी बताना है, और अगर आपकी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो जितने मेंबर्स हैं आपने वो भी बताना है इसमें अलग से। तो आर्टिकल्स बनाने के बारे में उन्होंने गाइडेंस दे दी। उन्होंने आर्टिकल्स के कंटेंट्स के अंदर क्या बातें लिखनी है वो सब नहीं बताया, बस ये बताया कि आप टेबल ए को अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर एम ही पता नहीं किताब को क्या मस्खरी सूझी, उन्होंने सोचा कि ज़रा इन बच्चों को बता तो दें टेबल ए में किस किस चीज़ के बारे में बातें होती हैं। तो टेबल ए की हेडिंग्स, अब टेबल ए में 84 क्लॉजेज हैं तकरीबन, लेकिन उसमें से कौन कौन से मोटे एरियाज़ हैं, तो एक लिस्ट सी दे दी कि टेबल ए में बस चंद इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन है, को 1.5 सफ़े की लिस्ट। ठीक है, आपके पास शायद थोड़ी छोटी लिस्ट हो, तो इस लिस्ट को रट्टा नहीं मारना, इस लिस्ट को 1-2 दफ़ा पढ़ लेना है। फिर आगे आप जब इतने सारे चैप्टर्स पढ़ चुके होंगे तो इस लिस्ट में से अक्सर अल्फाज आपके लिए जाने पहचाने होंगे, जनरल मीटिंग, वोट्स ऑफ मेंबर, प्रॉक्सी, डायरेक्टर्स, पावर ड्यूटीज़, मिनट्स, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, प्रोसीडिंग्स, फलाना। तो ये आपने ना एक दफ़ा सिलेबस ख़त्म होने के बाद 2-3 दफ़ा इस लिस्ट को पढ़ लेना है, इस लेवल पर पढ़ लेना है कि खुदा ना खास्ता पेपर में सवाल आए तो आप कुछ ना कुछ लिख सकें। चैप्टर 1 to 5 की कंबाइंड वेटेज है 15 से 20 नंबर। उनको चैप्टर 1 भी बहुत पसंद है और चैप्टर 5 भी बहुत पसंद है। चैप्टर 2 पहले ही थोड़ा सा दरमियाना सा है, ऊपर से चैप्टर 2 में इतना कुछ है पूछने को कि ये इंतहाई गंदा सवाल होगा। यानी कि अगर एग्जामिनर ये पूछे ना पूरे चैप्टर 2 में से सब छोड़ के कहे ज़रा टेबल ए के कंटेंट्स की लिस्ट दे दो, तो इससे समझ आ जाएगा कि उसके पास सवाल नहीं है बनाने को, मतलब वो
बिल्कुल भी जो है ना वो मूड में नहीं है कि वो थोड़ा सा भी अच्छा सवाल बनाए। तो यूँ समझें कि ये बेइज्जती मानी जाएगी एग्जामिनर की कि अगर वो इस पे सवाल बनाए, लेकिन हो सकता है वो कहे कि नहीं, बच्चे को तो हर चीज़ पता होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे आब्दी साहब का ये जुमला सुन के और ये लिस्ट छोड़ दें। तो ऐसे में ये चीज़ें जो है ना, ठीक है, उन्होंने कहा हो सकता है वो लेक्चर सुन रहा हो, ठीक है, तो ये वाला लेक्चर नहीं सुन रहा होगा, लेकिन कुछ ऐसी खतरनाक जगह पे लेक्चर होता है जो वो सुन भी लेता है कई दफ़ा, और कई दफ़ा खतरनाक बातें हो भी जाती हैं। तो एग्जामिनर भी तो इंसान है ना, उसको भी तो जानना है ना कि दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे जानेगा वो, ठीक है। एक आसान तरीन तरीका ये है कि वो देखे कि अच्छा आईकैप में आके टीचर्स क्या क्या बातें कर रहे हैं, आईकैप तो उनका अपना फोरम है, तो अगर वहाँ जो बातें कर रहे हैं तो उससे एक मिजाज समझ आ जाएगा कि बच्चों का क्या मिजाज है और टीचर्स का क्या मिजाज है। फिर वो एक तीसरा मिजाज लेके आता है, वो कहता है एक इस तरह का मिजाज हो जो अनप्रेडिक्टेबल हो। तो कहने का मतलब है कि आपने इसे रट्टा नहीं मारना, लेकिन आपने इसको 2-3 दफ़ा इतना पढ़ लेना है कि मोटी मोटी बातें आप इसमें लिख सकें। पेपर में कुछ समझ ना आए ना, सारे चैप्टर्स के नाम लिख देने हैं, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन लिख देना है, डायरेक्टर लिख देना है, मेंबर लिख देना है, डिविडेंड लिख देना है, अकाउंट्स लिख देना है। 70% आप सही लिख रहे होंगे, ये ईमान के कमज़ोर तरीन दर्जे वाले बंदे के लिए, ठीक है, जो बिल्कुल ही वहाँ पे बिल्कुल ही हवनक हुआ हुआ और सवाल आ जाए तो कम से कम आप चैप्टर्स के नाम लिख दें तो 70% आपको नंबर मिल जाने हैं। हाँ, अब अगर आप इस लेवल पे हैं कि आपको सिर्फ 12 चैप्टर्स के नाम भी नहीं पता, तो मतलब एक तरफ आपने 70 सफ़े का कमतिलो याद करना है और एक तरफ आपको 12 नाम याद नहीं है, तो ये तो फिर बड़े जुल्म की बात है। ऐसे बंदे के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। शायर के अल्फाज जो है ना वो ख़त्म हो गए हैं, शायर कंफ्यूज हो गया है कि ये कितना दे लोग हैं, कित्थों आंदे हैं। यहाँ एक कुछ बदतमीज़ी 3 लाइनें लिखी हुई हैं, इनको जितना भी पढ़ लेना कुछ नहीं समझ आती, तो रहने देते हैं। आसान अल्फाज में वो कहना ही चाह रहे हैं कि आपने टेबल ए की सारी रिक्वायरमेंट्स का एहतराम करना है। आप अपने आर्टिकल खुद भी बनाएंगे ना, तो टेबल ए के मिनिमम कंटेंट अपने आर्टिकल में पूरे कर लेना। पहला रूल, अगर आप अपने आर्टिकल्स नहीं बना रहे तो टेबल ए 100% फॉलो होगा, फिर तो वही रूल चलेंगे। आप अपने आर्टिकल्स बना रहे हैं और टेबल ए अलग से मौजूद है और आपके आर्टिकल्स ने टेबल ए की 80% बातें कर दी और 20% नहीं की, तो आपके आर्टिकल्स पूरे माने जाएंगे और 20% बातें टेबल ए की मानी जाएंगी। और अगर आपने टेबल ए की सारी बातों को ओवरराइड करके अपनी सारी बातें डिफाइन कर दी तो फिर आपकी सारी बातें मानी जाएंगी। कहने का मतलब है कि आपके अपने बनाए हुए आर्टिकल्स में मिनिमम कंटेंट्स टेबल ए के पूरे होने चाहिए। अब इस चीज़ को जहन में रख के पढ़ेंगे तो बात समझ आएगी। टेबल ए इज एप्लीकेबल इन फुल इफ आर्टिकल्स आर नॉट रजिस्टर्ड। अगर आप अलग से नहीं रजिस्टर करा रहे तो फिर टेबल ए 100% एप्लीकेबल है। टेबल इज एप्लीकेबल टू द एक्सटेंट नॉट मॉडिफाइड और एक्सक्लूडेड बाय आर्टिकल्स फाइल्ड बाय। कंपनी ने जो आर्टिकल फाइल किए उसमें जिस हद तक उसको एक्सक्लूड नहीं किया था, जिस हद तक उसके पॉइंट्स को कवर नहीं किया था, ये नहीं हो सकता कि आर्टिकल्स ने कहा कि कोरम होगा 10 बंदों का और खुद ही उसने कह दिया हो कि आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। टेबल ए में लिखा हो 10 बंदों का कोरम, आप कहें 12 बंदे का कोरम, तो इसका मतलब है आपने उसके 10 वाले रूल को एक्सक्लूड करके अपना 12 का रूल दे दिया। अब आप कहेंगे कि हम तो अगेंस्ट जा ही नहीं सकते थे। कंपनीज एक्ट के सेक्शन ने ख़ास तौर पे कह दिया, जो कोरम को एक्सप्लेन करता हुआ सेक्शन है, उसने सेक्शन 134 है गालबंद, उसने स्पेसिफिकली आपको बता दिया कि जब कोरम हो तो अनलेस लार्जर नंबर इज फिक्स्ड बाय आर्टिकल्स, कोरम इतना होगा। लॉ ने खुद इजाज़त दे दी, तो इसका मतलब है कि अगर आप उससे ऊपर जाएं तो कोई मसला नहीं, हाँ अगर उससे नीचे चले जाएं तो फिर मसला है। तो जिस हद तक आपने एक्सक्लूड कर दिया, जिस हद तक उसकी चीज़ें नहीं काउंट की, वो काउंट होगा। तीसरा, टेबल इज नॉट एप्लीकेबल एट ऑल, सिरे से एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आपके आर्टिकल्स ने स्पेसिफिकली उसकी सारी बातें एक्सक्लूड कर दी, आपने सारे रूल्स अपने बता दिए। तो कहने का मतलब है इन सारे टॉपिक्स के ऊपर अगर आपने सारी बातें कर दी हैं तो फिर टेबल ए की ज़रूरत नहीं है। आपने कुछ बातें की हैं, कुछ मिस कर दी हैं, जो मिस की हैं वो टेबल ए की, और आपने सिरे से कोई बात नहीं की। आसान अल्फाज में आपके आर्टिकल्स किसी भी किस्म के हों, टेबल ए की कम से कम कॉन्टेंट्स पूरे होने चाहिए उसमें। तो ये 3 जुमले अजीब सी बात कर रहे हैं। अब आते हैं हम चेंज की तरफ। चेंज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि चेंज क्या है और किस किस तरह से है, और फिर उस चेंज को कनेक्ट कर देंगे और कुछ स्पेशल बातें भी। अब किताब में चीज़ें अलग तरीके से लिखी हुई हैं, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा।
ये जो चेंज होती है, चेंज इन मेमोरेंडम या आर्टिकल्स, मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में जो चेंज है, क्रैश कोर्स में भी मस्तियां चल रही हैं, कौन लोग हैं आप, वो 10 दिन तो हिम्मत से गुजार लें। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में चेंज, मेमोरेंडम की किसी भी कंटेंट में, आर्टिकल की किसी भी कंटेंट में कैसे कैसे चेंज होती है। नॉर्मली 2 तरह के प्रोसेस होते हैं, एक स्मॉल प्रोसेस होता है, सिंपल प्रोसेस होता है, और एक ज़रा डिटेल्ड प्रोसेस होता है। जो स्मॉल प्रोसेस होता है, स्मॉल प्रोसेस, वो सिंपली ये होता है कि आप एक अदद स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं और ये स्पेशल रेजोल्यूशन उठा के रजिस्ट्रार को जमा करा देते हैं और रजिस्ट्रार आपको अमेंडमेंट का डॉक्यूमेंट दे देता है। छोटा प्रोसेस। अभी मैं नहीं बात करा कि किस चीज़ को कैसे चेंज करना है, रादर देन कि हम हर चीज़ के चेंज का अलग से प्रोसेस देखें, हम कुछ गोल्डन रूल्स देख लें। 2 तरह के प्रोसेस हैं, ये चीज़ अच्छी तरह से समझनी ज़रूरी है। एक छोटा प्रोसेस है जिसमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होती है और वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप रजिस्ट्रार को जमा करा देते हैं। सवाल ये है कि स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है। चैप्टर 1 ने हमें बताने की कोशिश की थी, हम भाग आए थे। एक ऐसी बड़ी रेजोल्यूशन जिसमें सारे मेंबर्स को कंपनी के इनवाइट किया जाए, कम से कम 21 दिन पहले उनको नोटिस भेजा जाए, और जब वो लोग मीटिंग में आए, एक तो नोटिस में बताया जाए कि ये रेजोल्यूशन हल्की रेजोल्यूशन नहीं है, बड़ी वाली रेजोल्यूशन है, स्पेशल रेजोल्यूशन है। फिर जितने लोग मीटिंग में फिजिकली आए, प्रॉक्सी के थ्रू आए, पोस्टल बैलेट खत भेज के आए या टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आए, जितने भी लोग मीटिंग में जिस भी तरह से शामिल हो उनको काउंट किया जाए 100%। उनकी 75% मेजॉरिटी अगर ओके करते हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगी। मीटिंग के चैप्टर में जाके देखेंगे कि वोटिंग के 2 तरीके होते हैं, एक शो ऑफ हैंड होता है जिसमें गिनती की जाती है, एक पोलिंग होता है जिसमें वोटिंग पावर काउंट होती है। तो ये 75% तादाद का है या वोटिंग पावर का, ये डिपेंड करता है कि मीटिंग में वोटिंग किस तरीके से हो रही है। अब हम उस गहराई में नहीं उतर रहे इस वक्त। तो स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब है कि मेंबर्स को 21 दिन पहले नोटिस मिला, नोटिस में था ये एक बड़ी रेजोल्यूशन है, फिर जितने मेंबर्स किसी भी तरीके से आए उनके 75% ने ओके कर दिया तो फिर वो काम होगा। तो एक प्रोसेस ये है कि आप एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें और जब आपकी कंपनी के मेंबर्स मान जाएं तो आप रजिस्ट्रार को जमा कराएं, रजिस्ट्रार आपको एक अमेंडेड डॉक्यूमेंट दे दे और आपका वो वाला डॉक्यूमेंट जो आपने चेंज करवाया उसको बदल देगा। ऑनवर्ड जब भी आपसे कोई वो डॉक्यूमेंट मांगे जो आपने चेंज करवाया है तो आप वो अमेंडमेंट वाला डॉक्यूमेंट देंगे। ये एक छोटा प्रोसेस है। एक बड़ा प्रोसेस है, उस बड़े प्रोसेस में ये होता है कि आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन को जमा करा देते हैं आप SECP को। फिर SECP अपने तौर पे कुछ एक्शंस करता है। SECP के एक्शंस क्या होते हैं? वो मेंबर्स से पूछता है आपको कोई मसला तो नहीं, वो क्रेडिटर से पूछता है आपको कोई मसला तो नहीं, वो मार्केट को देखता है कि मार्केट को तो नहीं मसला, पब्लिक इंटरेस्ट को देखता है पब्लिक इंटरेस्ट को तो नहीं कोई मसला। अगर सब कुछ सही होता है तो SECP कंपनी को और रजिस्ट्रार को सैंक्शनिंग ऑर्डर इशू कर देता है। वो कह देता है कि ठीक है जी मैंने आपको इजाज़त दे दी, और कंपनी को जो ऑर्डर मिला है कंपनी उसको एक्नॉलेजमेंट के तौर पे रजिस्ट्रार को भेज देती है और देन रजिस्ट्रार उस अमेंडमेंट को अप्रूव कर देता है और आपका वो डॉक्यूमेंट अपडेट करके आपके हवाले कर देता है। तो बड़े प्रोसेस और छोटे प्रोसेस में फ़र्क है SECP का। अगर आप कोई ऐसी चेंज कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा मेजर नहीं है या जिससे उन्हें लगता है कि कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो आपको छोटा प्रोसेस सजेस्ट करते हैं। और जब आपको ऐसी चेंज कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं तो फिर आपको सजेस्ट करते हैं वो बड़ा प्रोसेस। अब ये उनकी डिस्क्रिशन है कि आपको छोटा प्रोसेस कहाँ कहें और बड़ा प्रोसेस कहाँ कहें। हम अपने सिलेबस के हिसाब से देख लेते हैं कि हमें कौन सी चीज़ इस प्रोसेस से बताइए, कौन सी इसमें। इसमें क्या हो रहा है, स्पेशल रेजोल्यूशन के पास आप किससे रब्ता कर रहे हैं? आप उनसे पूछ रहे हैं जी आपको तो नहीं कोई मसला। SECP क्या करता है, मेंबर्स क्रेडिटर से अलग अलग मीटिंग करके उनसे जानता है कि भाई इस चेंज से आपको नुकसान तो नहीं होगा। जब उसे पता लग जाता है कि उनको कोई नुकसान नहीं होगा तो SECP फिर कंपनी को सैंक्शनिंग ऑर्डर दे देता है और कंपनी वो ऑर्डर उठा के रजिस्ट्रार को जमा करा देती है। तो ये दरमियान में SECP है, तो ये बन गया हमारा बड़ा प्रोसेस, डिटेल्ड प्रोसेस। अब सवाल ये है कि कहाँ कहाँ कब कब होगा।
मेमोरेंडम के कंटेंट्स में पहले साइड पे लिखता हूँ। मेमोरेंडम के कंटेंट्स याद है? नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, लाइबिलिटी क्लॉज, शेयर कैपिटल क्लॉज, अंडरटेकिंग क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज। अब मज़े की बात है कि अंडरटेकिंग तो उन्होंने बताई थी कि क्या वादा करना है, और सब्सक्रिप्शन में बानियान के नाम थे, तो बानियों के नाम नहीं चेंज होते, ये क्लॉज चेंज नहीं होगी। फिर लाइबिलिटी क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज में लिखा था लाइबिलिटी लिमिटेड है, आप 2 करोड़ की कंपनी है या 25 करोड़ की कंपनी है, वहाँ वही जुमला लिखा होगा, तो वो लाइबिलिटी क्लॉज चेंज नहीं होती। एक सूरत में चेंज होगी, अगर पूरी कंपनी ही चेंज हो रही है, तो फिर हम लाइबिलिटी क्लॉज की चेंज का प्रोसेस नहीं पढ़ते, हम उस सूरत में स्टेटस का चेंज पढ़ते हैं। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 46 से 50 के दरमियान वो प्रोसेस दिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर होते भी तो मैंने सिर्फ एक लाइन एक्स्ट्रा इस्तेमाल करनी थी, और इसी डायग्राम में वो भी फिट हो जाने थे। कुछ छोटे प्रोसेस से होते हैं, कुछ बड़े प्रोसेस से होते हैं। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अब इसमें लाइबिलिटी क्लॉज भी चेंज नहीं होनी। शेयर कैपिटल का चेंज चैप्टर 5 हमें बताएगा, तो फिर इस चैप्टर में जिनका हम चेंज पढ़ना चाह रहे हैं वो ये है। अब चैप्टर 5 ने तो अपने टाइम पे बताने, हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। ये मेमोरेंडम की क्लॉजेज हो गई। दूसरा डॉक्यूमेंट कौन सा था? आर्टिकल्स। तो नेम का चेंज छोटे प्रोसेस से होगा। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का ऑर्डिनरी चेंज, अगर उसमें सिंपल चेंज है तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का अगर सिंपल चेंज है तो वो इसके थ्रू होगा। देन ऑथराइज शेयर कैपिटल क्लॉज अगर चेंज हो रही है, छोटे प्रोसेस के थ्रू होगी। आर्टिकल्स में अगर चेंज आ रहा है, छोटे प्रोसेस से चेंज होगा। तो फिर बड़ा प्रोसेस कहाँ कहाँ आएगा? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में बड़ा प्रोसेस आएगा। जब आप रजिस्टर्ड ऑफिस है, जब आप अपना सूबा चेंज कर रहे होंगे तब। फिर एक स्पेशल केस है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। अगर आप इस तरह का चेंज कर रहे हैं कि आप किसी लाइसेंस एक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं, आप ऐसा चेंज कर रहे हैं, अपना लाइन ऑफ बिजनेस उस तरह से चेंज कर रहे हैं, और आप एक ऐसा काम शुरू कर देते हैं जिसके लिए लाइसेंस लेना चाहिए, तो फिर ये एक बड़े लेवल की चेंज है। फिर SECP के पास जाएगा मामला। तो अगर आपसे कोई पूछे प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कैसे चेंज होता है और कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना हो, आप छोटा प्रोसेस बताएंगे। और अगर वो कहेंगे प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करके हम एक ऐसी एक्टिविटी में जा रहे हैं जिसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है अलग से, तो ये बड़े वाले प्रोसेस से होगा। क्या ये बात समझ आई? तो अब आपको बजाय इसके कि हम ये 6 दफ़ा प्रोसेस पढ़ें ये दोनों के दोनों, तो जब भी वो पूछे नेम क्लॉज अपनी खुशी से चेंज करनी है तो कैसे होगा, आप कहेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन फलाना फलाना। पूछे प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कैसे होगा, आप कहेंगे ऐसे ऐसे और ऐसे। वो कहेंगे ऑथराइज शेयर कैपिटल क्लॉज कैसे चेंज होगी, आप यही बात बताएंगे। वो कहेंगे आर्टिकल्स कैसे चेंज होंगे, आप यही बात बताएंगे। जब आपसे रजिस्टर ऑफिस का चेंज पूछा जाए, आप पूरा प्रोसेस बता सकते हैं। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का ऐसा चेंज जिससे लाइसेंस एक्टिविटी में आप जा रहे हैं, तो भी आप ये बड़ा वाला प्रोसेस बताएंगे। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, कंपनियों का जब स्टेटस चेंज होता है, जब आप एक छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी की तरफ जा रहे होते हैं तो आप छोटा प्रोसेस फॉलो करते हैं, और जब आप एक बड़ी कंपनी से छोटी कंपनी की तरफ आ रहे होते हैं तो बड़ा प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, आप एक पब्लिक से प्राइवेट की तरफ आ रहे हैं तो बड़ा प्रोसेस फॉलो करेंगे। प्राइवेट से पब्लिक की तरफ जा रहे हैं, छोटा प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो अगेन इसमें आगे चल के फाइनल में आप देखेंगे कि उनके क्या रूल्स हैं, यही डायग्राम होगी, यही सारे रूल्स होंगे। तो एक चीज़ समझ आ गई कि लॉ ने 2 तरह के प्रोसेस बताए हुए हैं। तो हमारी किताब ने इस तरह से नहीं बताया कि एक प्रोसेस बताया दूसरा और फिर उसके सामने लिस्ट डाउन कर दिया। किताब ने जब जब जो आया उसको बहुत ही अकीदत और एहतराम से पूरा पूरा बताया है। अब आपको पूरा बताने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अब इसमें काम की बातें और क्या क्या हैं। नेम में कुछ और बातें भी हम करते हैं। वो कुछ और बातें क्या होती हैं कि नेम की एक चेंज तो होती है वॉलंटरी, एक होती है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब है आप अपनी खुशी से चेंज नहीं कर रहे, आपको इदारों ने कहा है, रजिस्ट्रार ने कहा तुम्हारा नाम गलत है, इसे चेंज करो। जब इदारे आपको कहेंगे तो उनका हुक्म आने के 30 दिनों के अंदर आपको नाम चेंज करना होगा। मेंबर्स को नहीं बुलाएंगे, डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में नाम चेंज कर लेंगे। अगर आप उनकी हुकूमतुली करेंगे, उनकी डायरेक्शन के बावजूद नाम चेंज नहीं करेंगे, तो वो अपनी पसंद से आपका कोई भी नाम चेंज करके अपने रिकॉर्ड में लिख देंगे और आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देंगे।
तो नाम का चेंज वॉलंटरी भी हो सकता है और रेक्टिफिकेशन भी हो सकती है। वॉलंटरी इस प्रोसेस से होगा, रेक्टिफिकेशन में ये प्रोसेस नहीं होगा, वो आपको नोटिस देंगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, आप अपनी बात उन्हें सुनाएंगे और बात सुनने के बाद जब उन्हें समझ आएगा कि बात सही है गलत है तो वो एक फ़ैसला जारी करेंगे। अगर वो फैसला आपके अगेंस्ट है तो आपको 30 दिनों के अंदर अंदर उस फैसले का एहतराम करना होगा, नहीं तो वो ज़बरदस्ती एहतराम करवा ही लेंगे, खुद ही से नाम बदल के और आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे। दूसरी खास बात हमने क्या जहन में रखनी है नेम की, जब नेम चेंज होता है तो आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है जिसमें आपका नया नाम लिखा होता है, उसमें लिखा होता है कि प्रीवियसली इस कंपनी का नाम क्या हुआ करता था। देन नाम चेंज होने से आपकी कंपनी की लीगल स्टेटस पे फ़र्क नहीं पड़ता, आपके जो लीगल केसेस पुराने नाम पे चल रहे थे वो नए नाम पे शिफ्ट हो जाते हैं, आपके तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स जो पुराने नाम पे चल रहे थे वो नए नाम पे शिफ्ट हो जाते हैं। बस एक एहतियात करनी है कि आपने 90 दिन तक कंपनी का पुराना नाम और नया नाम इकट्ठे दिखाना है ताकि लोगों को अचानक से घबराहट ना हो कि ये कंपनी कहाँ चली गई, ये तो कोई नई कंपनी आ गई है। तो आप 90 दिन तक नया और पुराना नाम साथ साथ दिखाते रहेंगे। तो ये ख़ास स्पेशल बातें हैं जो नेम में इस प्रोसेस के अलावा हम पढ़ते हैं। आर्टिकल्स के चेंज में भी एक ख़ास बात हम पढ़ते हैं। अगर आप आर्टिकल्स का चेंज कर रहे हैं और उसमें किसी ख़ास क्लास के राइट्स चेंज कर रहे हैं, क्लास का मतलब है किसी खास छोटे ग्रुप के राइट्स चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, ये बात इजीली समझ आ जाती है। एक कंपनी है उसमें 95% हो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और 5% हो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रखने वाले, और ऑर्डिनरी वालों को हमेशा दुख होता हो कि प्रेफरेंस वालों को हर दफ़ा डिविडेंड मिल जाता है, हमें नहीं मिलता। क्यों मिलता है? क्योंकि आर्टिकल्स में लिखा है। तो वो तंग आके कहें कि आर्टिकल्स चेंज कैसे होते हैं? स्पेशल रेजोल्यूशन से। स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए कितनी % मेजोरिटी चाहिए? 75%। इनके पास कितनी है? 95%। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये इकट्ठे हों और आर्टिकल्स में ऐसी चेंज कर दें जिससे एक माइनॉरिटी की हक मुतासर हो जाए। तो लॉ ने एक रूल दिया है कि अगर आर्टिकल्स में इस नौयत की चेंज है जो किसी खास क्लास के राइट्स को मुतासर कर रही है, वो स्पेशल रेजोल्यूशन तब तक पास नहीं हो सकती जब तक उस क्लास के भी 3/4 लोग उसको ओके ना कर दें, तब तक वो चेंज नहीं अप्रूव होगी, जब तक कि उस कैटेगरी के भी 3/4 लोग उसको ओके ना कर दें। डन? क्या ये सारी बात समझ आ रही है? जल्दी से किताब में अल्फाज देख लेते हैं, नहीं तो आप कहेंगे अंग्रेजी तो हमें दिखाई नहीं थी। चेंज और रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन अगर रॉन्ग नेम सेलेक्ट हुआ है तो आप रजिस्ट्रार की अप्रूवल से कर सकते हैं, और अगर रजिस्ट्रार हुक्म दे तो 30 दिन में कर सकते हैं। रजिस्ट्रार डायरेक्शन इशू करने से पहले आपको अपॉर्चुनिटी देगा, अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो नया नाम रजिस्टर करके आपको सर्टिफिकेट दे देगा। और चेंज ऑफ नेम अगर अपने तरीके से करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन और फिर रजिस्ट्रार को आप जमा करा दें। रजिस्ट्रार की अप्रूवल नहीं चाहिए अगर आपके नाम में वर्ड प्राइवेट, एसएमसी प्राइवेट या इस तरह के वर्ड्स एडलेस हो रहे हैं, क्योंकि ये तो नाम है ही नहीं, ये तो स्टेटस है। नाम का चेंज तो होगा कि आपकी कंपनी का नाम है आबिद फर्नीचर, तो आप उसको कर दें गयूर फर्नीचर, तो ये नाम का चेंज है। लेकिन आबिद फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड का नाम हो जाए आबिद फर्नीचर लिमिटेड, तो ये नाम का चेंज नहीं है, स्टेटस का चेंज है। तो नाम के एंड पे ये वर्ड हटना लगना, इसके लिए आपको रजिस्ट्रार की अप्रूवल नहीं चाहिए। रेजोल्यूशन की टाइप्स हमारी उस वक्त मिस हो गई थी। स्पेशल रेजोल्यूशन जो मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ सच मेंबर जो मीटिंग में पर्सन और प्रॉक्सी या पोस्टल बैलेट वगैरह आए हुए हैं, वो 21 दिन का नोटिस दिया हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि ये रेजोल्यूशन स्पेशल होगी। अगर सारे मेंबर्स मीटिंग अटेंड करने की एंटाइटल और वो सारे मान जाएं तो 21 दिन से छोटा नोटिस भी हो सकता है। एक छोटी कंपनी जिसमें 10 मेंबर्स हैं और 10 के 10 सामने बैठे हैं, अगर उनको बता दें तो 21 के बजाय 10 दिन बाद भी आप इकट्ठे होना चाहें, 5 दिन बाद भी इकट्ठे होना चाहें, हो सकते हैं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होती है जिसमें सिंपल मेजॉरिटी होती है। सिंपल मेजॉरिटी नॉर्मली 50% होती है, टेबल ए भी 50% कहता है, बट कंपनीज एक्ट ने ये राइट दिया है कि आप सिंपल मेजॉरिटी की परसेंटेज अगर बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। दिस कैन हैपन कि आप अपनी कंपनी में कहें 45% सिंपल मेजॉरिटी होगी। दिस कैन हैपन कि आप कह दें 55% सिंपल मेजॉरिटी होगी। तो सिंपल मेजॉरिटी का नॉर्मल परसेंटेज 50 है, बट यू हैव अ राइट कि आप इसे चेंज कर सकते हैं। ये एक ऐसी छुपी हुई बात है लॉ की जिसके ऊपर डिस्कशन नॉर्मली नहीं होती। Simple majority of such members of the company entitled to vote as are present in person by proxy exercise the option through postal ballot as provided in articles or as may be specified। जो आपने आर्टिकल्स में लिख दियो या जो आपने जनरल मीटिंग में आपने तय कर लिया हुआ है, आप उसके मुताबिक ही सिंपल मेजॉरिटी की परसेंटेज चेंज भी कर सकते हैं। बट अगेन चूँकि इससे कनेक्टेड कोई सेक्शन नहीं है तो ज़्यादा गहराई में नहीं उतरते। सिंपल मेजॉरिटी 50% मान लेते हैं और स्पेशल रेजोल्यूशन 75%।
चेंज एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, इफेक्ट ऑफ चेंज क्या होगा, पुराना नाम की जगह नया नाम रजिस्टर हो जाएगा, नया सर्टिफिकेट मिल जाएगा, कंपनी नया नाम पुराना नाम के साथ 90 दिन तक दिखाती रहेगी। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन और जो लीगल प्रोसीडिंग कंपनी के अगेंस्ट चल रही है पुराने नाम पे वो ऑटोमेटिकली नए नाम पे आ जाएगी। फिर नाम की पब्लिकेशन से रिलेटेड भी हमने बातें कर ली थी कि आपका तमाम ऑफिसेस के बाहर नाम डिस्प्ले होगा, सर्टिफाइड कॉपी सर्टिफिकेट की आप रखेंगे, आपके तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, टेलीफोन, फलाना फलाना मौजूद होगा। लेवल ऑफ पेनल्टी होगी, जो नाम को मिसयूज़ करेगा पर्सनली लायबल होगा। बातें हमने सारी की हुई हैं, जब देखते जा रहे हैं। एक छोटी सी डिस्कशन जो हमारी नहीं हो सकी, रजिस्टर्ड ऑफिस। हमने रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज तो पढ़ ली थी, रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं पढ़ा। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज थी आप कौन से सूबे में रजिस्टर हुए हैं, और रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस है वो जगह जहां पे आपकी कंपनी को नोटिस भेजे जाएं। तो एक कंपनी बनने के बाद 30 दिनों के अंदर अंदर यू मस्ट हैव अ प्लेस जिसको आप कहें हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है, और उसका एड्रेस आपने मेंबर्स वो आपने इदारों को जमा कराया हुआ, और रजिस्ट्रार को कंपनी बनने के 30 दिनों के अंदर अंदर आपने एक और एड्रेस देना है। अगर बीच में कभी ये चेंज होगा तो 15 डेज ऑफ चेंज के अंदर अंदर आपने यह वाला कम्युनिकेट करेंगे। रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस और है और रजिस्टर्ड ऑफिस, अब रजिस्टर्ड ऑफिस में 3 तरह की चेंजेस आ सकती हैं। आपका शहर चेंज नहीं हुआ, सूबा चेंज नहीं हुआ, सिर्फ एड्रेस चेंज हुआ, 15 दिन में बता दें। शहर चेंज हुआ, सूबा चेंज नहीं हुआ, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दें, छोटा प्रोसेस। बल्कि यहाँ लिख सकते हैं कि हम रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज की ऐसी चेंज जिसमें सूबा चेंज नहीं हो रहा, शहर चेंज हो रहा है, क्योंकि असल में उससे क्लॉज चेंज नहीं ना हो रही होती। लेकिन अगर शहर चेंज हो रहा है तो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, और अगर सूबा ही चेंज हो रहा है तो फिर आपको बड़ा वाला प्रोसेस फॉलो करना होगा। तो दिस कैन हैपन के पेपर में वो आपसे कहेंगे कि सूबा चेंज हो रहा है तो आप वो बड़े प्रोसेस तो बताएं, साथ में ये भी बताएं कि 15 दिन ऑफ चेंज के अंदर अंदर आपने नया एड्रेस भी बताना होगा। देन फिर आगे किताब जो है वो अल्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज वगैरह का जिक्र करती है कि रजिस्टर्ड ऑफिस में अगर हम सूबा चेंज कर रहे हो तो क्या होगा, SCCP से पूछेंगे, वो इस तरह से करेगा। वो सारा प्रोसेस जो हमने वहाँ देखा वो यहाँ मौजूद है। अप्रूवल फॉर अल्ट्रेशन में SCCP किन बातों का ध्यान रखेगा, फिर SCCP किसको नोटिस देगा, हम किसको नोटिस फॉरवर्ड करेंगे, वो सारा बड़ा प्रोसेस यहाँ लिखा हुआ है। देन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में उन्होंने फिर छोटे वाले प्रोसेस की बात कर दी। For adopting any business activity which is subject to license, registration, permission or approval under any law, company would follow the process of change in registered office. ऐसा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज का चेंज है जिसमें लाइसेंस वाले एक्टिविटी में जा रहे हैं किसी, तो फिर बड़ा प्रोसेस। आर्टिकल्स का चेंज स्पेशल रेजोल्यूशन से हो सकता है, और अगर आर्टिकल्स किसी खास ग्रुप को मुतासर कर रहे हैं तो 3/4 मेजॉरिटी। तो जनरल प्रोविजन रह जाती हैं। एक्ट मेमोरेंडम आर्टिकल्स के अगेंस्ट नहीं आ सकता, हमने बात की। फिर हमने बात की कि मेमोरेंडम और आर्टिकल की कॉपी मेंबर्स अगर पैसे दें तो उनको मिल जाएगी। फिर हम लोगों ने ये टेबल डिस्कस किया, और एक छोटी सी बात हमारी लॉ एंड गवर्नेंस चैप्टर 1 में थी, वो यहाँ हम देख रहे हैं। कंपनियों में लॉ क्या है, रेलिवेंट लॉ है कंपनीज एक्ट, और फिर उनके लिए 2 और चीज़ें भी लॉ बन जाती हैं, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। मेमोरेंडम कॉन्स्टिट्यूशन है और आर्टिकल्स बायलॉज हैं। मेमोरेंडम उनका मेन ढांचा है और आर्टिकल्स वो डिटेल्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसको उन्होंने फॉलो करना है। तो सिवाय मेंबर की डेफिनेशन की हमने तकरीबन सारा कर लिया, और तो नहीं कुछ रह गया। मेंबर की डेफिनेशन हमारी स्किप हुई, वो किसी भी दिन मज़ीद जैसे ही हमें टाइम मिलता है हम उसको कवर कर लें। तो आज का हमारा टारगेट जो है वो कंप्लीट हुआ है। चैप्टर 1, 2 अब हमारे तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं, सिवाय वो बातें जो चैप्टर 3 और 8 में होनी है उनके बातों के अलावा सिवाय मेंबर की डेफिनेशन के हमारा कुछ नहीं पेंडिंग। तो इंशाल्लाह ताला कल इससे आगे चलते हैं।